गुड इवनिंग। हम लोग गवर्नेंस के विषय में चर्चा कर रहे थे और शासन क्या है, अच्छा शासन क्या है, हम लोगों ने इसके विषय में चर्चा कर ली थी। शासन और अच्छा शासन, इसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस के बाद, भारत में अच्छा शासन के बाद हम लोग गवर्नेंस के अन्य एस्पेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं, अन्य पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इसी पहलू में जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस, तो स्मार्ट गवर्नेंस की हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। स्मार्ट शासन की हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। स्मार्ट शासन, स्मार्ट गवर्नेंस। तो 5 अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं इस स्मार्ट में। एक्रोनिम है ये, यानी अलग अलग शब्दों के पहले अक्षर को लेकर के बनाया गया ये शब्द है। और इसका प्रत्येक अक्षर शासन की एक नई विशेषता को बताता है। उसे हम अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अच्छे शासन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो स्मार्ट शासन अच्छे शासन का पूरक माना जाता है। कैसे पूरक माना जाता है, कैसे स्मार्ट शासन से अच्छे शासन की स्थापना होगी, हम लोग इस बात को यहाँ पर समझेंगे। तो इस बात को समझने के लिए पहले हम लोग स्मार्ट शासन को समझते हैं। जब स्मार्ट शासन के लक्षणों को समझ लेंगे तो अपने आप हम ये समझ जाएंगे कि स्मार्ट शासन कैसे अच्छे शासन की स्थापना में सहायक हो सकता है। तो देखें, क्या कहता है स्मार्ट शासन, क्या कहता है स्मार्ट शासन। तो पहला अल्फ़ाबेट है इसमें, पहला अल्फ़ाबेट है एस। एस, एस, एम, ए, आर और टी, ये 5 अल्फ़ाबेट हैं और 5 अक्षर हैं ये। एस का मतलब होता है सिंपल, एस का मतलब होता है सिंपल। एम का मतलब होता है मॉरल। ए का मतलब होता है अकाउंटेबल। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव। कहीं कहीं रिलायबल भी लिखा मिलता है, गलत है, कॉन्सेप्ट के तौर पर लिख सकते हैं आप आर का मतलब रिलायबल, लेकिन यहां पर स्मार्ट शासन में आर का मतलब रिलायबल नहीं होता, रिस्पॉन्सिव होता है। कॉन्सेप्ट के रूप में रिस्पॉन्सिव होता है, तो वो रिलायबल जहां भी लिखा मिलता है वो रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, तर्क संगत नहीं है हमारे लिए। तो ये 5 अक्षर हैं जो अलग अलग विशेषताओं को चिन्हित करते हैं, अलग अलग विशेषताओं को बताते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं बताते हैं ये। पहला सिंपल, सिंपल मतलब सरल, एक एक को समझते जाते हैं और एक एक को आगे बढ़ते जाते हैं। सरल, सिंपल। सरल का मतलब क्या हुआ, सिंपल का आशय क्या हुआ। सरल का अर्थ हुआ कि विभागीय कार्यवाहियों को आसान बनाया जाए, विभागीय कार्यवाहियों को सरल बनाया जाए। क्योंकि अभी तक जो कार्यालयी गतिविधियां थी, विभागीय गतिविधियां थी, वो सरल नहीं थी, बहुत जटिल रही हैं। उनकी जटिलताओं को कम किया जाए। कैसे जटिल रही हैं और कैसे सरल बनाया जाए, आप एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझिए। जैसे अब आप कोई फॉर्म भरते हैं या आप कहीं पर कोई विभागीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि भाई आप अपने दस्तावेज को अपने हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित कर दीजिए, तो हम उसे प्रमाणित मान लेंगे कि आपने प्रमाणित कर दिया है और इसे हम लीगल मान लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो चूंकि आपने प्रमाणित करके गलत दिया है, इसलिए आप पर एक जिम्मेदारी तय होगी, आप ही को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये तो सरल बात हो गई कि आप कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो खुद आप अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके दे दीजिए। लेकिन क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। ये तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा कर दिया। वरना जब हम लोगों के ज़माने में जब वैकेंसीज भरनी पड़ती थी और भी कोई भी फॉर्म भरना पड़ता था तो पापड़ बेलने पड़ते थे, क्योंकि गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराइए। और यूजीसी तो एक कदम आगे था, अंग्रेजी मानसिकता का आयोग, कहने के लिए बुद्धिजीवियों का आयोग है, लेकिन कितने बड़े बुद्धिजीवी थे मेरे उदाहरण से आप समझिएगा। यूजीसी कहता था, जब हमने नेट क्वालिफाई किया था, तब जब हमने फॉर्म भरा था तो उसमें यूजीसी कहता था कि फर्स्ट क्लास, क्लास 1 गस्टेड अफसर से अटेस्ट करवा के लाइए। यानी अगर क्लास 2 गस्टेड अफसर अटेस्ट कर देगा तब भी नहीं मानेंगे कि आप हैं, तब भी नहीं मानेंगे कि आपका दस्तावेज है। क्लास 1 ऑफिसर जब अटेस्ट करेगा तभी मानेंगे। अब इस अंग्रेजी मानसिकता के आयोग को कौन बताए कि क्लास 1 क्लास 2 का जो वर्गीकरण है वो अंग्रेजी जमाने का वर्गीकरण था, बहुत पुराना हो गया।
खत्म कर दिया। 70 के दशक से ही खत्म हो गया ये वर्गीकरण, और क्लास 1 क्लास 2 के बजाय ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का वर्गीकरण शुरू हो गया हमारे देश में सेवाओं का। तो क्लास 1 जैसा वर्गीकरण तो है ही नहीं जिंदा हमारे देश में, लेकिन यूजीसी जैसा अंग्रेजी मानसिकता का आयोग कहता था कि आप क्लास 1 अधिकारी से अटेस्ट करा के लाइए। तो अब आप ठीक है, शहर में रहने वाले बच्चे हैं, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए क्लास 1 अधिकारी ढूंढना बहुत कठिन नहीं है, तो मिल जाएंगे और अटेस्ट करा लेंगे। लेकिन ग्रामीण परिवेश का बच्चा, दूर दराज क्षेत्र का बच्चा, जिसके परिचय में कोई क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर नहीं, वो तो अटेस्ट ही नहीं करता। तो पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसे चक्कर लगाने पड़ते हैं कार्यालयों के, कई दिन, पूरा दिन वेस्ट करना पड़ता है, बर्बाद करना पड़ता है केवल एक छोटे से अटेस्टेशन के लिए। कितना घटिया, कितना दकियानूसी प्रावधान था, और ये 70 वर्षों तक देश में जीवित रहा। आजादी के बाद 70 वर्षों तक जीवित रहा। और यूजीसी जैसा अंग्रेजी मानसिकता का घटिया आयोग यह इस व्यवस्था को और घटिया तरीके से जारी करता रहा, और घटिया तरीके से जारी करता रहा, क्योंकि वो कहता था क्लास 1 अधिकारी से अटेस्ट करा के लाओ, तब मानेंगे कि तुम्हारी फोटो है, नहीं तो नहीं मानेंगे तुम्हारी फोटो है। तो ये जटिलता है, ये जटिलता है कि विभागों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों में अनावश्यक नियम, अनावश्यक प्रावधान, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसी बातों को शामिल कर दिया जाए तो वो जटिल बना देते हैं। और सरकारी विभागों की कार्यवाही ऐसे प्रावधानों से पटी पड़ी है, भरी पड़ी है। तो उन्हें बदलना आवश्यक है, उन्हें समाप्त करना आवश्यक है, उन्हें सरल बनाना आवश्यक है। तो अब सरल हो गया, आप फॉर्म भरिए, सेल्फ अटेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए, अनावश्यक पेन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो सरलता, सिंपल, मॉरल, नैतिक, मॉरल, नैतिक, इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी कार्यवाहियां हों, जो भी विभागीय कार्यवाहियां होनी चाहिए, वे विभागीय कार्यवाहियां नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। तो नैतिक मानदंडों को प्रोत्साहन दिया जाए, उसे नैतिक कहते हैं। जवाबदेह, अकाउंटेबल, जवाबदेह, अकाउंटेबल। जवाबदेही का मतलब है कि जिम्मेदारी तय की जाए। अगर किसी भी अधिकारी ने कोई काम किया, विभागों में किसी ने भी कोई कार्य किया, उस कार्य के जो परिणाम निकले, उन परिणामों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाए, उन परिणामों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। तो जब परिणामों के प्रति, अच्छे या बुरे कोई भी परिणाम निकले, अच्छे परिणाम निकले तब भी जिम्मेदारी तय हो, बुरे परिणाम निकले तब भी जिम्मेदारी तय हो। तो जब परिणामों के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था निर्मित की जाए, तो हम कहेंगे यह व्यवस्था जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। तो जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब है प्रत्युत्तरदायी। प्रत्युत्तरदायी, प्रत्युत्तरदायी का आशय क्या है कि शासन प्रशासन को प्रासंगिक बने रहना चाहिए। जैसे लोगों की समस्याएं उत्पन्न हो, जैसे लोगों की आवश्यकताएं उत्पन्न हो, उन समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुरूप तुरंत कार्यवाही की जाए, प्रासंगिक कार्यवाही की जाए, उपयोगी कार्यवाही की जाए। ऐसी कार्यवाही न की जाए जैसे अभी कुछ समय पहले गुजरात में आग लगी ना, ऊपर की बिल्डिंग पर, आपने पढ़ा होगा पेपर में। तो जब फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, फायर ब्रिगेड पहुंचा, तो उसके पास इतनी ऊंची सीढ़ी नहीं थी कि वो वहां तक पहुंच सके। वो कोचिंग क्लासेस में था, कोचिंग क्लासेस में आग लग गई थी और कुछ बच्चों की जलकर मृत्यु हो गई थी। उसमें कुछ बच्चों ने ऊपर से जंप कर दिया, कूद गए, उनमें से कूदने से कुछ की कैजुअलिटीज हो गई, कुछ हताहत हो गए। तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं था, ये रिस्पॉन्सिव नहीं था, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार तुरंत कार्यवाही नहीं की जा सकी, तुरंत कार्यवाही नहीं की जा सकी। तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, खुलापन होना चाहिए। पारदर्शिता का आशय है खुलापन, अर्थात विभागीय कार्यवाहियों को जानने का हम सबको अधिकार होना चाहिए। विभाग में अधिकारी बैठे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब टिप्पणी लिख रहे हैं, कब निर्णय ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, वो जानने का अधिकार हमें होना चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है
कि जो सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां हैं, खुफिया से संबंधित गतिविधियां हैं, जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा, इन सारी बातों से जुड़ी हैं, उन्हें हमें जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसमें खुलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रभावित करते हैं, देश की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। लेकिन ऐसी सारी गतिविधियां जो जनहित, जन कल्याण से जुड़ी हुई हैं, ऐसी सारी गतिविधियों को हमें जानने का अधिकार प्रत्येक दशा में होना चाहिए। उसके लिए हमें आरटीआई जैसे कानूनों का सहारा ना लेना पड़े, ये बहुत दुखद है। आरटीआई जैसे कानूनों का सहारा लेकर के सूचनाएं पाना बहुत दुखद है, बल्कि ऐसी सूचनाएं स्वतः हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए हमें आरटीआई जैसा पेनफुल तरीका अपनाना ना पड़े, तो उसे हम कहते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, खुलापन। तो जब इस प्रकार इन लक्षणों का समावेश हो, जब शासन में इन लक्षणों का समावेश हो, तो हम ऐसे शासन को स्मार्ट शासन कहते हैं, स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम शासन में इन लक्षणों का समावेश करने में सफल रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि शासन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। और अगर शासन की गुणवत्ता में सुधार आएगा तो शासन अच्छा होगा, निसंदेह अच्छा होगा, और उसी को गुड गवर्नेंस कहेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि स्मार्ट शासन गुड गवर्नेंस की स्थापना में, अच्छे शासन की स्थापना में सहायक होता है, या दूसरे शब्दों में कहें, स्मार्ट शासन गुड गवर्नेंस का पूरक होता है, स्मार्ट शासन अच्छे शासन का पूरक होता है। तो ये स्मार्ट शासन के विषय में चर्चा है। हाँ, सूरत में था विकास, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्मार्ट शासन के बाद, स्मार्ट शासन के बाद हम लोग नेक्स्ट शासन के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, और वह है नैतिक शासन। एथिकल गवर्नेंस, साधारण सी बात है, शासन में नैतिकता का समावेश, शासन में नैतिकता का समावेश, ये एथिकल गवर्नेंस कहलाता है। यानी शासन की गतिविधियों में हम नैतिकता के समावेश पर बल दें तो उसे हम नैतिक शासन कहेंगे। कोई नई बात नहीं है, जब भी हम शासन की कल्पना करते हैं तो हम एक अच्छे शासन की और एक नैतिक शासन की कल्पना करते हैं, किंतु शासन में नैतिकता का तत्व उपेक्षित रहा है, नैतिकता को प्रोत्साहित करने के लिए बल नहीं दिया गया है। यहां तक कि जब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिकता नामक अपनी चतुर्थ रिपोर्ट दी है, जिसके माध्यम से नैतिकता को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है, उस चौथी रिपोर्ट को भी प्रभावी तरीके से अभी तक लागू नहीं किया गया। अर्थात शासन में नैतिकता पर बल देने की प्रवृत्ति नहीं रही, और यही कारण है कि नैतिक शासन की अवधारणा को संकल्पनात्मक रूप दिया गया है। अर्थात शासन में नैतिकता कैसे प्रोत्साहित की जा सके, इसके लिए अध्ययन और शोध होने चाहिए। जैसे सेकेंड एआरसी ने अपने अध्ययनों के माध्यम से शासन में नैतिकता को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी रिपोर्ट दी है, और अगर हम शासन में नैतिकता को प्रोत्साहित करते हैं तो शासन की गुणवत्ता अपने आप सुधरती है और शासन की गुणवत्ता बढ़ती है। इसका मतलब है अच्छा शासन आता है। तो इन सब पर सेपरेट क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती, बल्कि इन सब पर मिले जुले क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, एक दूसरे को जोड़ करके। नैतिक शासन को गुड गवर्नेंस से कंपेयर किया और क्वेश्चन बना दिया, तो एक दूसरे कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वैश्विक शासन, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये शब्द हैं जो प्रश्नों में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उस संदर्भ में केवल हम लोग इन सबको समझते चल रहे हैं। ग्लोबल गवर्नेंस, रुचि कहती हैं गुड गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है आप उसकी डेफिनेशन उसी आधार पर बना लीजिए, लिखिए। सेम डेफिनेशन नहीं होगी, अलग अलग डेफिनेशन होगी। मॉरल और एथिकल गवर्न में डिफरेंस क्या है? वैसे तो अंतर है, मॉरल और एथिकल में एथिकल सेट है और मॉरल उसका सबसेट है, मॉरल उसका सबसेट है। तो एथिकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मॉरल की तुलना में सारे डायमेंशन इन्वॉल्व हो जाते हैं।
वैश्विक शासन, ग्लोबल गवर्नेंस। तो वैश्विक शासन का अर्थ हुआ कि शासन में, किसी भी देश के शासन में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़े, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का दिशा निर्देश पालन किया जाए, तो हम उसे वैश्विक शासन कहते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस कहते हैं। तो जब शासन में अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को शामिल किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को सम्मिलित किया जाता है, तो हम उसे ग्लोबल गवर्नेंस की संज्ञा देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज हम वैश्विक शासन के युग में रह रहे हैं, क्योंकि आज किसी भी देश की शासन व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दिशा निर्देश के अनुरूप ही चलाई जाती है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मार्गदर्शनों के अनुरूप चलाई जाती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 तक के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स डिक्लेयर किए थे, जानते होंगे आप। 2015 से 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिक्लेयर किए हैं, जो गरीबी, भुखमरी, बीमारी, बेकारी, महामारी, अशिक्षा, इन तमाम बुराइयों को समाप्त करने के लिए और एक अच्छा जीवन उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका किसी भी देश में विकास संबंधी गतिविधियों को आगे ले जाने के लिए, विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण रही है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो गुड गवर्नेंस का है, जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग गुड गवर्नेंस के विषय में जो अध्ययन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बैंक ने प्रतिपादित किया है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रतिपादित किए गए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रत्येक देश में सुधार करना आवश्यक है, वरना विश्व बैंक उधारी कम कर देगा। तो ऐसी दशा में गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रत्येक देशों में कदम उठाए जा रहे हैं, और प्रत्येक देशों में कदम किस दबाव के अधीन उठाए जा रहे हैं? वैश्विक शासन के दबाव के अधीन, वैश्विक शासन के दबाव के अधीन। तो इस प्रकार वर्तमान युग वैश्विक शासन का युग है, और वैश्विक शासन के इस संदर्भ में जैसे जैसे हम वैश्विक शासन के मानकों को अपने देश में लागू करते हैं, जैसे जैसे वैश्विक शासन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, हम शासन की गुणवत्ता के संवर्धन के लिए काम करते हैं। और अगर शासन की गुणवत्ता बढ़ती है तो अच्छा शासन आता है, चाहे वो WHO के दिशा निर्देश हो स्वास्थ्य संबंधी सुधार के लिए, ड्रग्स के मानक को डिसाइड करने के लिए, या फिर किसी भी संदर्भ में हेल्थ सेक्टर को लेकर के, या फिर IMF के दिशा निर्देश हों मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। हम लोगों ने जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं अभी तक, वो सब कुछ IMF के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए हैं। तो इस प्रकार जो हमारी पूरी शासन व्यवस्था है आज अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप चलाई जा रही है। केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों की स्थिति यही है कि वैश्विक शासन का प्रभाव सभी देशों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और यही कारण है कि वैश्विक शासन अब अच्छा शासन लाने में सहायक हो रहा है और अच्छे शासन की प्रेरणा दे रहा है। तो ये वैश्विक शासन के विषय में चर्चा है। वैश्विक शासन के बाद छोटे छोटे शब्द हैं, हम लोग केवल आंसर राइटिंग में प्रयोग होते हैं, तो केवल उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मानवीय शासन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ह्यूमन गवर्नेंस की चर्चा करते हैं। 3 प्रकार के शासन की संकल्पना को मिलकर मानवीय शासन की संकल्पना बनती है। राजनैतिक शासन, पॉलिटिकल गवर्नेंस, आर्थिक शासन, इकोनॉमिक गवर्नेंस, और सिविल शासन। ये तीनों स्वरूप मिलकर के मानवीय शासन की रचना करते हैं, मानवीय शासन की रचना करते हैं। कैसे ये तीनों स्वरूप मिलकर के मानवीय शासन की रचना करते हैं, हम लोग इसी के विषय में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो मानवीय शासन की संकल्पना प्रतिपादित की गई है, ह्यूमन गवर्नेंस की संकल्पना प्रतिपादित की गई है। इसका आशय है कि मनुष्यों के लिए किया जाने वाला संवेदनशील तरीके से शासन, अर्थात मानवता संवेदनशीलता के दृष्टिकोण पर आधारित हो शासन, जो संपूर्ण मानव जाति के उत्थान पर केंद्रित हो। तो यह संपूर्ण मानव जाति के उत्थान पर केंद्रित शासन व्यवस्था है। संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए केंद्रीकृत यह शासन व्यवस्था
कैसे कार्य करती है? 3 मानदंडों के आधार पर कार्य करती है, 3 स्तंभों के आधार पर कार्य करती है। पहला है राजनैतिक शासन। राजनैतिक शासन राजनीति में सुधारों पर बल देता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का विकास किया जाना चाहिए, राजनीति में सुधार किए जाने चाहिए और राजनीति को अपने सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो राजनैतिक सिद्धांतों का पालन हो, राजनैतिक मूल्यों का पालन हो, रूल ऑफ लॉ का पालन हो, अर्थात मनमाने तरीके से शक्तियों का प्रयोग ना हो। जब इस प्रकार राजनीति अपनी भूमिका निभाती है तो उसे पॉलिटिकल गवर्नेंस कहते हैं, राजनीतिक शासन कहते हैं। तो राजनैतिक शासन राजनैतिक सुधारों का परिचायक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म का सुधार परिचायक है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि भारत में यह पॉलिटिकल रिफॉर्म कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि सर्वत्र अनाचार, कदाचार, तरह तरह की स्थितियां आप देख सकते हैं, कुछ एक स्थितियों को छोड़ करके। तो राजनीतिक सुधारों पर बल देता है। दूसरा है आर्थिक शासन, इकोनॉमिक गवर्नेंस। आर्थिक शासन आर्थिक सुधारों पर बल देता है, यह आर्थिक सुधारों पर बल देता है। और दूसरी ओर जो आर्थिक बुराइयां हैं, आर्थिक कमजोरियां हैं, जैसे जमाखोरी, कर चोरी, कालाबाजारी, धन शोधन, जितनी भी आर्थिक बुराइयां हैं, आर्थिक कमजोरियां हैं, उन आर्थिक बुराइयों के समापन पर बल देता है। तो देश को इन आर्थिक बुराइयों के समापन पर कदम उठाना चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था में अपेक्षा के अनुरूप सुधार करते रहना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था गतिशील होती है, डायनेमिक होती है, हमेशा सुधार की अपेक्षा करती है, हमेशा परिवर्तन की अपेक्षा करती है। तो जैसे जैसे मांग जनरेट होती है, जैसे जैसे डिमांड जनरेट होती है, उस डिमांड के अनुरूप इकोनॉमिक चेंजेस आते रहने चाहिए। तो सबसे डायनेमिक पार्ट है ये ह्यूमन गवर्नेंस का। और तीसरा है सिविल शासन, सिविल गवर्नेंस। तो ये भी सुधारों की बात करता है। सिविल गवर्नेंस का मतलब है लोगों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी। इसका अर्थ है कि लोगों को जागरूकता का परिचय देना चाहिए, लोगों में जागरूकता का विकास किया जाना चाहिए, समाज के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, स्वयं के हित के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, स्वयं और राष्ट्र के भविष्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। और उस जागरूकता के साथ शासन की गतिविधियों में लोगों को हिस्सेदार बनना चाहिए, शासन की गतिविधियों में लोगों को भागीदारी निभानी चाहिए। जितनी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी लोगों के द्वारा शासन में निभाई जाएगी, शासन की गुणवत्ता में उतना ही सुधार आएगा और उतना ही सिविल शासन प्रभावी माना जाएगा। तो सिविल शासन की प्रभावशीलता, सिविल शासन की इफेक्टिवनेस इस बात पर निर्भर करती है, सिविल शासन की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि सिविल शासन की स्थापना में, सिविल शासन की स्थापना में अर्थात शासन की गुणवत्ता को बढ़ाने में लोगों की भागीदारी किस स्तर तक बढ़ाई जा रही है। अगर लोगों की भागीदारी बहुत अच्छी है तो सिविल शासन की गुणवत्ता अच्छी होगी, लेकिन यह भागीदारी हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, हमेशा एक्टिव होनी चाहिए, एक्टिव और पॉजिटिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो वो सिविल शासन कहलाएगा। तो ये मानवीय शासन की अवधारणा है, ह्यूमन गवर्नेंस की अवधारणा है। इसी ह्यूमन गवर्नेंस की अवधारणा के साथ जो अगला शब्द है वह है विनियामक शासन। रेगुलेटरी गवर्नेंस। रेगुलेटरी गवर्नेंस तो किसे कहते हैं रेगुलेटरी गवर्नेंस? रेगुलेटरी गवर्नेंस क्या है, विनियामक शासन क्या है? आप विनियामक संस्थाओं के बारे में जानते होंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पॉलिटी के सिलेबस में विनियामक संस्थाओं के विषय में लिखा गया है। तो विनियामक संस्थाएं वे होती हैं जो विनियमन करने के लिए बनाई जाती हैं, विनियमन करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, उन्हें विनियामक संस्थाएं कहते हैं। जैसे ट्राई, सेबी, रेरा एक्सेट्रा, ये संस्थाएं विनियमन करने के उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं, रेगुलेशन करने के उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं, इसलिए इन संस्थाओं को विनियामक संस्थाएं कहते हैं। विनियमन का मतलब हुआ कठोरता से नियंत्रित करने और संचालित करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं।
तो आज का समय विनियामक संस्थाओं की उपयोगिता वाला समय है, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर के एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को, एनजीटी इज नॉट रेगुलेटरी, एनजीटी इज क्वाजी जुडिशियल, एनजीटी रेगुलेटरी नहीं है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसी दशा में ऐसी संस्थाओं पर अगर सरकार अकेले नियंत्रण करेगी तो सरकार का नियंत्रण प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि पक्षपात से युक्त होगा। लेकिन ऐसी दशा में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नियंत्रण को प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का समुचित कंट्रोल रखा जाए। तो दोनों का समुचित कंट्रोल करने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाते हैं, जिसे नियंत्रण का समस्त अधिकार सौंप देते हैं। वो विनियामक संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। और जब विनियामक संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाया जाता है, विनियामक संस्थाओं के द्वारा शासन चलाया जाता है, तो विनियामक संस्थाओं के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को विनियामक शासन कहते हैं। तो शासन का मतलब क्या हुआ? नीतियां बनाना और लागू करवाना। तो जैसे रेरा है, रेरा अपने क्षेत्र में नीतियां बनाता है, निर्णय लेता है, लागू करवाता है। सेबी अपने क्षेत्र में करता है, ट्राई अपने क्षेत्र में करता है। तो बड़े व्यापक तरीके से इन सभी क्षेत्रों के द्वारा, इन सभी संस्थाओं के द्वारा नीतियां बनाई जा रही हैं, निर्णय बनाए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं और उन्हें लागू करवाया जा रहा है। तो जैसे ये सभी क्षेत्र अपने क्षेत्रों में निर्णय ले रहे हैं, निर्णयों को लागू करवा रहे हैं, यानी विनियामक संस्थाओं के द्वारा शासन संचालित किया जा रहा है, तो उसे हम विनियामक शासन कहते हैं, रेगुलेटरी गवर्नेंस कहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी जो हमारे आंसर राइटिंग के काम आती हैं। इन पर कोई सेपरेट क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है। हमेशा इनको कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं, हमेशा इनको दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे विनियामक शासन अच्छे शासन के लिए अनिवार्य तत्व बन चुका है, समझाइए। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। या नैतिक शासन अच्छे शासन की अनिवार्य शर्त बन चुका है, समझाइए। तो इस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट करके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब जहाँ से सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं जिन कॉन्सेप्ट से, हम लोग उन कॉन्सेप्ट पर आते हैं और वहाँ की चर्चा करते हैं। और उनमें पहला कॉन्सेप्ट है विकेंद्रित शासन। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। विकेंद्रित शासन। तो विकेंद्रित शासन के विषय में हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का? अब देखें, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस पर कंपेयर करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को, और इस पर अकेले भी प्रश्न आता है। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस पर अकेले भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, पूछा गया है। तो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को हम लोग यहाँ पर विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अकेले प्रश्न देने की क्षमता रखता है ये टॉपिक। क्या है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्र की ओर आना, ये कहलाता है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी केंद्र में सारी सत्ता निहित है, एक केंद्र में सारी सत्ता निहित है। इसका विपरीत होता है डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्र से दूर जाना, केंद्र से दूर जाना, ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का आशय है केंद्र से दूर जाना।
केंद्र से दूर जाना, यानी सत्ता एक केंद्र में निहित नहीं है, बल्कि सत्ता दूर दराज क्षेत्रों में बटी हुई है, वितरित है। तो केंद्रीकरण में सत्ता एक केंद्र में शीर्षस्थ स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर केंद्रित होती है, वहां इकट्ठी होती है। लेकिन विकेंद्रीकरण में सत्ता दूर क्षेत्रों में वितरित होती है, बांटी गई होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। यह विकेंद्रित शासन विकेंद्रीकरण पर आधारित है, यानी सत्ता दूर दराज क्षेत्रों में वितरित है। तो दूर दराज क्षेत्रों में वितरित है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, विकेंद्रित शासन का अर्थ हुआ ग्रास रूट लेवल। दूर दराज क्षेत्रों को क्या कहते हैं? जो दूर दराज क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस कहते हैं। हिंदी में भी ग्रास रूट लेवल कहते हैं। ग्रास रूट स्तर, ग्रास रूट लेवल। अगर हिंदी लिखना ही चाहें तो निचला स्तर, सबसे निचला स्तर, निम्नतम स्तर, तो ज्यादा बेहतर है ग्रास रूट लिखिए। बहुत सारे इंग्लिश शब्दों का हिंदी अनुवाद करने में वो भाव बदल जाता है, तो यूपीएससी टाइप अनुवाद ना करें हम लोग, इससे बचें, ये ज्यादा बेहतर है। तो ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस कहलाता है। ग्रास रूट लेवल का अर्थ हुआ कि सबसे निचले स्तरों की सत्ता, सबसे निचले स्तरों का शासन। तो सबसे निचला स्तर कहाँ होता है? सबसे ऊंचा स्तर है, केंद्रीकृत स्तर है, दिल्ली देश की राजधानी है। उससे नीचे आइए तो प्रदेशों की राजधानी है। और सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे आइए तो गांव है और शहर है। ये बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ गवर्नेंस है, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्ट्रिक्ट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो फंडामेंटल यूनिट होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो फंडामेंटल यूनिट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है। लेकिन जो गवर्नेंस की फंडामेंटल यूनिट है वो गांव और शहर होते हैं, गांव होता है। ये भेद समझ रहे हैं? हमने बताया एडमिनिस्ट्रेशन की जो फंडामेंटल यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो फंडामेंटल यूनिट है वो डिस्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन नीतियों को लागू करता है, एडमिनिस्ट्रेशन निर्णयों को लागू करता है। तो लागू करने वाली जो इकाई है, लागू करने वाली इकाई का जो मुखिया है कहाँ बैठता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठता है, जिला अधिकारी होता है, डीएम होता है। वो सारे लाइन एजेंसीज का बॉस होता है वहां पर जिले में। लाइन एजेंसीज का मतलब हुआ लागू करने वाली एजेंसी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की फंडामेंटल यूनिट होती है, लेकिन गवर्नेंस की फंडामेंटल यूनिट नहीं होती। क्योंकि गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस का मतलब होता है स्वयं की भागीदारी से शासन। गवर्नेंस का मतलब होता है नीतियां बनाना और लागू करवाना, नीतियां बनाना और लागू करवाना। तो जब नीतियों के बनाने और लागू करवाने की बात करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट बदल जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, फंडामेंटल यूनिट होती है गांव, गांव और कस्बे, शहर। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रास रूट लेवल क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्र हो गया, नगरीय क्षेत्र हो गया। और जो ग्रामीण क्षेत्र की इकाइयां हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की इकाइयां हैं, जब उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जो नगरीय क्षेत्र की इकाइयां हैं जब उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया जाए तो उसे ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस कहते हैं, उसे ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस कहते हैं। हमारे यहाँ जब जब ग्रामीण क्षेत्रों को स्वशासन का अधिकार देते हैं तो उसे पंचायत कहते हैं, और जब नगरीय क्षेत्रों को स्वशासन का अधिकार देते हैं तो उन इकाइयों को नगर पालिका कहते हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल के गवर्नेंस के सिस्टम कहलाते हैं। तो ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस का अर्थ हुआ कि सबसे निचले स्तर पर शासन, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन, स्वशासन यानी स्वयं के द्वारा चलाए जाने वाला शासन, नगरीय क्षेत्रों का स्वशासन
यानी नगरीय क्षेत्रों के द्वारा, उनके द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा स्वयं चलाया जाने वाला शासन, तो वो ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि विकेंद्रित शासन वह शासन है जो लोगों की भागीदारी से चलता है। यह लोगों की भागीदारी पर आधारित है, यह लोगों के पार्टिसिपेशन पर आधारित है। जितनी अच्छी भागीदारी होगी, जितनी सक्रिय भागीदारी होगी, ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस यानी विकेंद्रित शासन उतना ही अधिक गुणवत्ता प्रधान होगा, उतना ही अधिक क्वालिटेटिव होगा। तो ये ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस, ये निचले स्तर के शासन के विषय में चर्चा है। इसी को विकेंद्रित शासन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपने पूछा है स्थानीय शासन। हाँ ठीक है। ब्लॉक में वीडियो भी होते हैं तो कैसे होते हैं? इंसान होते हैं, अच्छे होते हैं विक्की, लेकिन जो वीडियो होते हैं ब्लॉक में, वो एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट नहीं होते, वो एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट होते हैं, एजेंट होते हैं। क्योंकि जो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है, वो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी वीडियो की नहीं होती। डेवलपमेंट की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। वो पूरे जिले के विकास कार्यों का कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वयक होता है। जब ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, ऊपर मतलब सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर वाला तो पूछेगा तो ये लोग कोई जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि सब करप्शन कर रहे हैं। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर क्वेश्चन पूछता है, जब विधानसभा क्वेश्चन पूछती है, तो फिर जवाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल फंडामेंटल यूनिट होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने अधिकारी काम करते हैं, जैसे आपने बीडीओ का नाम लिया, और भी नाम आप ले सकते हैं, वो सब जिलाधिकारी के अधीन काम करते हैं, वो सब जिलाधिकारी के अधीन काम करते हैं। तो वो सब सबॉर्डिनेट, उनको हम सबॉर्डिनेट अफसर कहते हैं, उसको सबॉर्डिनेट अफसर कहते हैं। आप देखें, जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसके जरिए बीडीओ की भर्ती होती है, आपने बीडीओ का नाम लिया इसलिए हम बीडीओ को ही फोकस कर दे रहे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। जब बीडीओ के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, यानी स्टेट पीसीएस के जरिए होता है बीडीओ की भर्ती, तो जब स्टेट पीसीएस की भर्ती होती है तो आप देखिए उस सेवा का नाम क्या लिख कर आता है हिंदी में, उसमें लिखा रहता है प्रवर अधीनस्थ सेवा। अधीनस्थ सेवा, वो पब्लिक सर्विस नहीं है, वो अधीनस्थ पब्लिक सर्विस है, यानी किसी के नीचे काम करने वाली सर्विस है। किसके नीचे काम करेगी? आईएएस और आईपीएस के नीचे काम करेगी। तो जो बीडीओ जैसे पद हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते, उन्हें बनाया गया है किसी के अधीन सेवा करने के लिए। तो इसलिए बीडीओ को हम इंडिपेंडेंट स्टेटस के रूप में यहाँ कंसीडर नहीं करते। ब्लॉक, विक्की कहते हैं ब्लॉक लेवल पर बीडीओ भी एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। बता दिया मैंने, एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको कि सबॉर्डिनेट सर्विस का अधिकारी नहीं है, सबॉर्डिनेट सर्विस का अधिकारी है, अधीनस्थ सेवा का अधिकारी है। तो किसी के अधीन ही काम करेगा, यानी किसी के प्रति जिम्मेदार होगा, वो जवाबदेह होगा। खुशबू का कहना है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ये हम पहले ही लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, जब हमने पहला लेक्चर लिया है, आप देख लीजिएगा एक बार जा करके। हमने एक फ्रेम बनाया था, एक हमने चार्ट बनाया था, और उस चार्ट में हमने समझाया था कि किस तरीके से सरकार शासन चलाती है और सिविल सेवाएं प्रशासन चलाती हैं। तो शासन और प्रशासन का क्या डिफरेंस होता है, खुशबू मैंने वहाँ बताया है। एक बार वीडियो देख लीजिएगा आप, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। फिलहाल शासन सरकार की गतिविधि होती है और प्रशासन नौकरशाही की गतिविधि होती है। शासन में नीतियां बनाई जाती हैं और लागू करवाई जाती हैं, और प्रशासन में नीतियां लागू की जाती हैं। तो आप लोग प्रशासन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। शासन का हिस्सा बनने की कोशिश करनी है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब झंडा बैनर लेकर के और धरना प्रदर्शन कीजिए तो शासन के हिस्से बन जाएंगे।
हाँ, राजस्थान में आरएएस में पटवारी, बिल्कुल ठीक। वो सब भी सबॉर्डिनेट सर्विसेज हैं, सबॉर्डिनेट सर्विसेज हैं। दीप कहते हैं डीएम के पास कितने डिपार्टमेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गिन लीजिए। ये तो आप भी कर सकते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ना तो आप भी कर सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो जिले का राजा होता है। जिलाधिकारी जिले का राजा होता है। राजा जैसा शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा, चूंकि आपने सवाल ऐसा किया इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया। लेकिन वो जिला प्रशासन, अगर मैं उसको उचित शब्दों में कहूं तो वो जिला प्रशासन का प्रशासनिक प्रधान होता है। वह जिले में कार्य करती हुई सरकार होता है, वह जिले में सरकार का प्रतिनिधि होता है। हम केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को टीवी चैनल चैनल पर और समाचार पत्रों में देखते हैं, लेकिन जिलाधिकारी जिले में कार्य करती हुई सरकार होता है। हम उसे उससे मिल सकते हैं, हम उससे अपनी शिकायत कर सकते हैं, हम उसके सामने अपनी बात रख सकते हैं। वह हमारे लिए सही अर्थों में कार्य करती हुई सरकार है, क्योंकि ना तो हम प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, ना तो हम मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन हम जिलाधिकारी से मिल सकते हैं। और उसके पास उतनी ही शक्तियां हैं जितना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास है, क्योंकि जो निर्णय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लिए हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी इसी को दी गई है, जिलाधिकारी को ही दी गई है। तो वो जिलों में कार्य करती हुई सरकार होता है। तो सरकार के प्रति जो हमारी समझ है, सरकार के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, वो जिलाधिकारी विकसित करने में मदद करता है। तो और यही कारण है कि जिलाधिकारी जैसा पद सबसे महत्वपूर्ण पद है। और आप जो फाइट करते हैं, आपकी जो मारामारी होती है, आईएएस मिल जाए, क्यों आईएएस मिल जाए, यही रीजन है उसके पीछे। क्योंकि एक बार जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व्यक्ति बनता है तो वो हकीकत ये है कि वो जिले में कार्य करती हुई सरकार होता है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा लिखवाते चलिए। शत्रुघ्न कहते हैं नोट्स आपको अपडेट किए, यहाँ पर शायद अपलोड किए जा रहे हैं, तो लिखवाने का काम हम बचा लेते हैं अगर नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने लिखवाया नहीं उन चीज़ों को। अरबाज का कहना है फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नेंस का एजेंट हुआ। हाँ, बिल्कुल, एजेंट नहीं, हाथ पैर। मैं आपके शब्द को थोड़ा सुधारूंगा अरबाज, एजेंट नहीं, हाथ पैर है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नेंस का हाथ पैर है, क्योंकि गवर्नेंस जो डिसाइड करता है लागू करवाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन उसे लागू करता है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो। और खाप पंचायतें भी विकेंद्रित हैं, अरे नहीं, खाप पंचायतें इलीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, असंवैधानिक है, इलीगल हैं, गैर कानूनी है। तो उनको नहीं कंसीडर कर सकते हम यहाँ पर। शत्रुघ्न कहते हैं नोट से काम नहीं चल पाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं कोशिश करता हूँ कि जो नोट्स मैंने लिखाए हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करा दिए जाएं। रिटर्न वाले नोट्स तो मेरा लिखने का काम बच जाएगा, लिखवाने का काम बच जाएगा, तो आपका कम समय में गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि लिखाते तो ठीक रहता, लेकिन अगर जो पिछले लेक्चर्स में जो लिखाया है, अगर वो पिछले लेक्चर्स में जो लिखा रखा है अगर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अगर आपको वो शेयर हो जाए, तो क्या काम चल जाएगा इससे? अगर उससे काम चल जाए तो फिर इसका प्रबंध मैं करता हूँ, आज बात करके देखता हूँ। और अगर नहीं चलेगा तो फिर देखेंगे, तब लिखवाएंगे आपको, तब लिखवा देंगे। मैंने ऐसी कसम नहीं खा रखी है कि मैं नहीं लिखवाऊंगा। ऐसा 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 हार्ड एंड फास्ट नहीं है रूल, लेकिन अगर ऐसा काम चल सकता है तो फिर लिखवाने का समय बचाया जा सकता है, अदरवाइज तो लिखवाया जा सकता है। तो विकेंद्रित शासन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चल जाएगा, ठीक है। तो पुराने नोट्स देना बेटर रहेगा, हाँ ठीक है। मैं बात करता हूँ, आज मैं देखता हूँ,
मोहम्मद अफसार कहते हैं नहीं चलेगा। अच्छा, चला लीजिए भाई। हाँ, अच्छा, शत्रुघ्न कहते हैं मोबाइल से नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखाता हूँ जैसे मैंने कल लिखाया था। जैसे मैंने कल पॉइंट आउट करा, जैसे मैंने कल पॉइंट में लिखा दिए थे वो चलेगा। कल मैंने पॉइंट में बहुत सारी चीजें लिखवा दी थी। अच्छा शासन जैसे मैंने लिखा था, तो एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, एक एक पॉइंट मैंने लिखा दिया था। तो वो तो चल जाएगा मुझे लगता है। ठीक है। तो डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अरबाज कहते हैं जो नोट्स हमें कुरियर किए गए हैं गवर्नेंस के, वो आपके ही लिखे हुए हैं। अच्छा, कुरियर भी मिल गया, तब तो आपको स्पेशल प्रिविलेज मिल गया भाई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो चर्चा को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस पढ़ रहे थे हम लोग, विकेंद्रित शासन पढ़ रहे थे। तो विकेंद्रित शासन का अर्थ हुआ ग्रास रूट लेवल पर शासन। अगर हम अर्थ लिखना चाहें तो विकेंद्रित शासन का अर्थ हुआ निचले स्तरों का शासन, ग्रास रूट लेवल का शासन, अर्थात ग्रामीण स्तरों का शासन, अर्थात स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को हम विकेंद्रित शासन के नाम से जानते हैं। स्थानीय स्वशासन पर बल क्यों दिया जा रहा है? स्थानीय स्वशासन पर बल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि स्थानीय स्वशासन दो तीन बातों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पहली बात, यह लोगों की भागीदारी पर चलने वाला शासन है। बिना भागीदारी के शासन नहीं चलता यहाँ। तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी से चलने वाला शासन है, पहली बात। दूसरी बात, यह स्थानीय समस्याओं का स्थानीय दृष्टिकोण से समाधान उपलब्ध कराता है। जो स्थानीय समस्याएं हैं उन स्थानीय समस्याओं का समाधान करने का अधिकार स्थानीय लोगों को देता है, और स्थानीय लोग स्थानीय दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। तीसरी बात, जो स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं, लोकल नीड्स होती हैं, उन लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए हमें दूर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती है, और हमारी जो स्थानीय जरूरतें हैं, हमारी स्थानीय आवश्यकताएं हैं, उन स्थानीय आवश्यकताओं को स्थानीय दृष्टिकोण से पूरा किया जा सकता है, फुलफिल किया जा सकता है। तो इस कारण से स्थानीय स्वशासन गुणवत्ता प्रधान स्वशासन माना जाता है, और स्थानीय स्वशासन अच्छे शासन का पूरक माना जाता है। तो विकेंद्रित शासन को अच्छे शासन का पूरक कहते हैं। अच्छे शासन का पूरक कहते हैं। अच्छे शासन का पूरक इसलिए कहते हैं क्योंकि अच्छे शासन का आशय है गुणवत्तापूर्ण शासन, गुणवत्तापूर्ण शासन, और गुणवत्ता के संवर्धन में गुणवत्ता के संवर्धन में स्थानीय शासन एक साधन के रूप में प्रयोग किए जाते रहे हैं। स्थानीय शासन एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, जिसके माध्यम से अच्छे शासन की गुणवत्ता का संवर्धन किया जा सका है। और यही कारण है कि स्थानीय शासन को या विकेंद्रित शासन को अच्छे शासन का पूरक कहा जाता है। कैसे समझा जाता है, अब इसको भारत के संदर्भ में थोड़ा सा पूछते हैं। ये तो हमने एक कॉन्सेप्चुअल सी चर्चा की विकेंद्रित शासन के विषय में, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के विषय में। अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में समझने के बाद भारत के संदर्भ में विकेंद्रित शासन को समझते हैं। भारत में विकेंद्रित शासन के लिए भारत में विकेंद्रित शासन के लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से कदम उठाए गए, और इन दोनों संविधान संशोधनों के माध्यम से, इन दोनों 1992 के दोनों संविधान संशोधन हैं, इन दोनों संविधान संशोधनों के माध्यम से आप जानते हैं
कि पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायत और नगर पालिका दोनों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और पंचायत और नगर पालिकाओं को मजबूती दी गई है, उन्हें शक्ति संपन्न बनाया गया है, उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाया गया है, राज्य सरकारों के राजनैतिक हस्तक्षेप से उन्हें बचाने का प्रयास किया गया है और इस प्रकार पंचायतों और नगर पालिकाओं को मजबूत संस्थाओं के रूप में विकसित किया गया है, जिससे विकेंद्रित शासन एक मजबूत शासन के रूप में प्रकट हो सके, सामने आ सके। कैसे इन संस्थाओं ने कार्य किया है, कैसे इन संस्थाओं की भूमिका रही है, हम लोग इस बात को यहाँ पर समझ लेते हैं। विकेंद्रित शासन का प्रभाव या विकेंद्रित शासन का महत्व हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के प्रावधानों की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटी में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होते हैं, तो डुप्लीकेशन करने से कोई फायदा नहीं है। हम इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं जो अच्छा शासन लाने में सहायक है। तो क्या प्रभाव पड़ा है इस 73वें और 74वें संविधान संशोधन का, जिसने शासन की गुणवत्ता के सुधार में, शासन की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने में इसने अपना योगदान दिया है। पहली बात स्थानीय नेतृत्व का विकास हुआ है। पहले स्थानीय नेतृत्व का विकास नहीं था। स्थानीय स्तर पर जो नेतृत्व था वो बड़ा संकुचित था, बड़ा संकीर्ण था और कुछ संभ्रांत लोगों के हाथों में केंद्रित था, सबके पास नहीं था। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद जो कमजोर वर्ग है, जिसको हम कमजोर कहते थे, जिसको हम वंचित कहते थे, यह नेतृत्व की संकल्पना कमजोर वर्गों के हाथों में, नेतृत्व का अवसर वंचित वर्गों के हाथों में पहुंचना प्रारंभ हुआ है। तो अब तक जिन्हें कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग कहा जाता था, उन कमजोर और वंचित वर्गों को नेतृत्व का अवसर मिला है। दूसरी बात, स्थानीय स्तर पर लोगों के मनोबल में वृद्धि हुई है। जब लोगों को शासन करने का अधिकार दिया गया, जब लोगों को शासन में भागीदारी होने का अधिकार दिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि शासन सत्ता में भागीदारी का अवसर देने से स्थानीय स्तर पर लोगों का मनोबल बढ़ा है। अब तक जो कमजोर वर्ग था, अब तक जो वंचित समुदाय था, अब वह पंचायतों की अध्यक्षता करता है, अब वह पंचायतों का नेतृत्व करता है, बड़े बड़े नेताओं के साथ संवाद करता है, वह प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण करता है, प्रशासनिक अधिकारियों पर निगरानी करता है। पहले जिन अधिकारियों से बात करने में वह डरता था, उन अधिकारियों पर वह नियंत्रण और निगरानी करता है क्योंकि वह पंचायतों की अध्यक्षता करता है। और इस प्रकार इस व्यवस्था ने संपूर्ण ग्रामीण जीवन के चिंतन में, संपूर्ण ग्रामीण जीवन के स्वरूप में परिवर्तन ला दिया है। स्थानीय संसाधन का प्रबंध बेहतर तरीके से हो सके, अभी तक स्थानीय संसाधनों के प्रबंध पर फोकस नहीं किया जाता था, क्योंकि संसाधन का प्रबंध कौन करेगा, ये राज्य सरकारें जाने या केंद्र सरकारें जाने। क्योंकि पंचायतों के पास शक्तियां नहीं होती थी, नगर पालिकाओं के पास उतनी शक्तियां नहीं होती थी, इसलिए वो चिंतन नहीं करते थे। लेकिन अब वे चिंतन करते हैं क्योंकि उनके पास शक्तियां हैं, उनके पास अधिकार हैं, उनके पास पैसा है, धन है, संसाधन है। इसलिए स्थानीय संसाधनों का बेहतर प्रबंध, कुशलतम उपयोग संभव हुआ है। दुरुपयोग रोकने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इन स्थानीय इकाइयों में शक्ति संपन्नता और वित्तीय सक्षमता का विकास हुआ है। इनको शक्ति संपन्न बनाया गया है, अधिकार संपन्न बनाया गया है, जिससे ये लोगों के हित के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सकें, और इनको वित्तीय रूप से सक्षम बनाया गया है, जिससे ये स्थानीय स्तर पर प्रभावी निर्णय ले सकें और प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकें। इससे जो सामाजिक भेदभाव है, इसमें सामाजिक भेदभाव थे
दोष थे आदि, इन सब में गिरावट दर्ज की है। पहले सामाजिक ढांचे में भेदभाव अधिक था, आज भी है। लेकिन जब कमजोर वर्ग का व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि उसके लिए सीटें आरक्षित हैं, तो ऐसी दशा में सामाजिक भेदभाव में कमी आई है। महिलाओं को बहुत सम्मान पूर्वक दर्जा समाज में प्राप्त नहीं था पुरुषों की तुलना में। लेकिन जहां जहां महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, हालांकि महिलाएं हर जगह अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके परिवार के पुरुष सदस्य ही भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। अनेक स्थानों पर जहां महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वहां नेतृत्व महिलाओं ने ही संभाला है। पुरुष सदस्यों को उन्होंने मना कर दिया, बोले अब तुम घर में बैठो, मेरी जिम्मेदारी है, हम शासन संभालेंगे। और महिलाओं ने बेहतर नेतृत्व करके दिखाया है, बेहतर परिणाम देकर दिखाया है। तो सामाजिक भेदभाव में गिरावट आई है तेजी से। जो समाज के कमजोर वर्ग थे, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है, एम्पावरमेंट हुआ है। चाहे वो अनुसूचित जातियां हों, अनुसूचित जनजातियां हों, महिलाएं हों, पिछड़ा वर्ग हो, जिन्हें पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, जिनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, यह कहा जा सकता है कि उन वर्गों का सशक्तिकरण किया गया है, उन वर्गों को शक्ति संपन्न बनाया गया है। अगली बात, पहले शासन और प्रशासन इतना नजदीक नहीं होता था, क्योंकि पंचायतें नहीं थी, इसलिए शासन और प्रशासन लोगों के इतना नजदीक नहीं था। लेकिन अब शासन और प्रशासन लोगों के नजदीक आ गया है पंचायतों के माध्यम से। परिणाम स्वरूप शासन प्रशासन के प्रति रुचि जागृत हुई है और शासन प्रशासन के प्रति भागीदारी का विकास हुआ है। तो शासन और प्रशासन के प्रति रुचि का विकास हुआ है, शासन और प्रशासन के प्रति भागीदारी का भी विकास हुआ है, पार्टिसिपेशन का भी विकास हुआ है। और स्वाभाविक सी बात है कि अब योजनाओं के निर्माण में, नियोजन में, निर्णयन में, क्रियान्वयन में सुधार परिलक्षित हो रहा है, पहले से दिखाई पड़ रहा है। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन तो नहीं आया है, नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले की तुलना में सुधार अवश्य आया है। तो जैसे जैसे ये और बेहतर परिणाम दे सकेगा, जैसे जैसे ये और अच्छे परिणाम दे सकेगा, वैसे वैसे शासन की गुणवत्ता में और अधिक सुधार आएगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर विकेंद्रित शासन की जो स्थापना की गई है, विकेंद्रित शासन के जो लक्षण स्थापित किए गए हैं, उनमें बहुत सारी कमियां भी विद्यमान हैं, जिसके कारण जो अपेक्षित परिणामों की कल्पना हमने की थी, वे अपेक्षित परिणाम व्यवहार में उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो क्या कमियां हैं केंद्रित शासन में, जिन्होंने अच्छे शासन को बाधित किया है? क्योंकि इतना अच्छा भी हर जगह नहीं है, तो बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिन्होंने विकेंद्रित शासन को बाधा पहुंचाई है। और अगर विकेंद्रित शासन को बाधा पहुंचाई है, तो वह परिणाम यह है कि वह अच्छे शासन में भी बाधा पहुंचाएगा, और अच्छे शासन में भी बाधा पहुंचा रहा है। तो क्या कमियां हैं? हम लोग एक एक कमी के विषय में चर्चा कर लेते हैं। पहला है भ्रष्टाचार। कहने बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जानते हैं आप भ्रष्टाचार के विषय में। और पंचायत प्रतिनिधियों में तेजी से भ्रष्टाचार फैला है, बहुत दुख की बात है। छोटा सा गांव होता है, गांव के ही लोगों को चुनकर गांव का ही शासन करने का अधिकार देते हैं, गांव की तरक्की के लिए उन्हें अधिकार देते हैं, लेकिन वे भ्रष्ट लोग, वे निकृष्ट कोटि के लोग अपने गांव का विकास करने के बजाय भ्रष्टाचार करने लगते हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है, बहुत ही चिंताजनक तथ्य है कि हमने कल्पना ये की थी, हमारा चिंतन ये था, हमारा थॉट प्रोसेस ये था, विकेंद्रित शासन को लागू करते समय हम ये सोचते थे कि छोटा सा गांव होता है, कुछ हजार की जनसंख्या होती है,
और जब उस गांव के शासन को चलाने की जिम्मेदारी गांव के ही चुने गए लोगों को देंगे, जो लोकप्रिय आधारों पर चुना जाएगा, तो वह अपने गांव की जनता के हित को प्राथमिकता देगा और अपनी गांव की जनता के हित के बारे में और अपने गांव की तरक्की के बारे में सोचेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि सारे गांवों में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। सरकार ने डीबीटी स्कीम चलाई है, जैसे मनरेगा पंचायतें लागू करती हैं। अब मनरेगा पंचायतें लागू करती हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मनरेगा के लिए धन पंचायतों में डायरेक्टली आता है। तो अब डीबीटी लागू कर दिया गया कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, लेकिन इस डीबीटी में भी रिश्वतखोरी है। बड़ी अजीब सी बात है। हम्म, मैं डाल डाल तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत है कि आप रिश्वत रोकने के लिए, आप भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रबंध करेंगे, हम भ्रष्टाचार का नया रास्ता खोजेंगे। तो जब जैसे शौचालय के लिए शौचालय बनाने के लिए पैसा डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो मुझे लोगों ने बताया, जिन लोगों के यहाँ लोग पंचायतों में हैं, ग्राम प्रधान है या सरपंच हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, तो उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि बहुत भ्रष्ट हैं हमारे दादा चाचा जो भी हैं ग्राम प्रधान और सरपंच हैं, बड़े भ्रष्ट हैं। और नाम भेजने के लिए कि उनके गांव के लोगों के अकाउंट में पैसा आवे जिससे वो शौचालय बना सकें, उन गरीब लोगों से उन्होंने पहले ही एडवांस 3-3 हज़ार, 3.5-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपए ले रखा है। रेट अलग अलग है, कहीं पर 3 हज़ार का रेट चल रहा है, कहीं 3.5 हज़ार का रेट चल रहा है, कहीं 4 हज़ार का रेट चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह चल रहा है। तो ऊपर बैठ के सरकार तो खुश है कि सीधे अकाउंट में पैसा फेंका हमने और आदमी को पूरा पूरा 10 हज़ार मिला। हकीकत क्या है? किसी को 7 हज़ार मिला, किसी को 6.5 हज़ार मिला, किसी को 6 हज़ार मिला। क्योंकि वो निकृष्ट कोटि का जो ग्राम प्रधान है, जो गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है, वो इस देश के संसाधनों को नोच नोच करके खा रहा है। तो ये जो एक प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति ने पंचायती राज सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, खराब कर दिया है। और ये बहुत ही दुखद बात है। और इससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि इस सिस्टम पर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई विजन ही नहीं है, कोई विजन नहीं है हमारे पास, कोई साधन नहीं है हमारे पास, कोई तरीका नहीं है हमारे पास जिससे हम इस ग्राम पंचायत को, सरपंच को पकड़ करके जेल करके पीछे भेज दें कि इसने करप्शन क्यों किया, इसने रिश्वतखोरी क्यों की। कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास में 20 हज़ार ले रहे हैं, हाँ उसका तो मैंने एग्जाम्पल ही नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चंदन पांडे कहते हैं आवास में 20 हज़ार रुपए का रेट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपसे मैं एग्री हूं। तो ये जो करप्शन के रेट्स हैं, इन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होगा, सारी बातें बेईमानी हैं, सारी बातें व्यर्थ हैं, जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं। एन वोहरा ने बात तो की है, लेकिन ऊपर के लेवल की बात की, निचले स्तर के लोगों की बात नहीं कर पाए। अपराधीकरण, पंचायत में और नगर पालिकाओं में दबंग छवि के लोगों का प्रवेश हो रहा है, आपराधिक छवि के लोगों का प्रवेश हो रहा है। लिखने वाली भाषा बता रहे हैं, अच्छी भाषा बता रहे हैं। आप कह रहे हैं लिखवाते भी चलें थोड़ा थोड़ा, तो पॉइंट लिखते चल रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रजेश कहते हैं लिखवाते चलिए, तो मैं पॉइंट लिखता चल रहा हूँ, ब्रजेश एक्सप्लेन कर लीजिएगा इसे। या एक्सप्लेनेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर बताएं, वरना आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है, शुभम कहते हैं। हमने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन गवर्नमेंट का मतलब होता है संस्था, और गवर्नेंस का मतलब होता है संस्था की कार्यप्रणाली। तो अपराधीकरण चरम पर है। हकीकत की बात यह है, न लिखने वाली बात यह है कि जो दबंगई नहीं कर सकता वो ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य नहीं बन सकता, या वो नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता, वार्ड मेंबर नहीं बन सकता। तो दबंगई आना जरूरी है, आपराधिक छवि होना जरूरी है, आपराधिक प्रवृत्ति रखना जरूरी है, अपराधियों से संपर्क और संबंध रखना जरूरी है, जिससे लोगों को डराया और धमकाया जा सके। तभी आप ग्राम प्रधान बनेंगे, तभी आप पंचायत के सदस्य बनेंगे, तभी आप
नगर पालिका के सदस्य बनेंगे। तो अपराधीकरण बड़े पैमाने पर है। तीसरी बात, पंचायतें काम कराती हैं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ठेके के माध्यम से, और जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जो अनुभव बताते हैं, एनजीओज ने तमाम अध्ययन किए हैं, अनेक अध्ययन किए हैं, और एनजीओज ने बताया है कि अनेक राज्यों में पंचायतों के द्वारा ऐसी फर्मों को, ऐसी संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उनसे काम कराया जाता है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हैं, क्योंकि कमीशन उनसे ज्यादा मिलेगा, कमीशन उनसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड हैं। और निचले लेवल पर कोई पेन नहीं लेता इतना कि क्या हो रहा है, जांच करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास कि हम जांच करें और उनको सजा दें। तो भ्रष्टाचार का राम राज्य है, यहाँ पर नए तरीके का राम राज्य है। और ऐसी दशा में जो ब्लैक लिस्टेड फर्में हैं, उन ब्लैक लिस्टेड फर्मों से पंचायतों में, नगर पालिकाओं में काम करवाए जा रहे हैं। ये एनजीओस की रिपोर्ट्स के आधार पर मैं कह रहा हूं, और एक एक पंचायतों में ऐसी दर्जनों फर्मों को ठेका दिया गया है, एक दो को नहीं, दर्जनों फर्मों को। ये हालात हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्य करने में करप्शन भरपूर किया जा सके, इस बात का ध्यान पंचायतों ने भरपूर रखा है। चौथी बात, जन जागरूकता का अभाव है। लोगों में जागरूकता नहीं है, वे अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते, और इसलिए वे पंचायतों की गतिविधियों में पर्याप्त और प्रभावी भागीदारी नहीं निभाते। जन भागीदारी का अभाव रहता है। ग्राम सभा को हमने एक मजबूत संस्था के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्राम सभा की प्रभावी भूमिका नहीं रही है, प्रभावी भूमिका का अभाव। पंचायतों की जो कार्य प्रणालियां हैं, पंचायतों की कार्य प्रणालियों में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है, पूरी तरीके से पारदर्शिता व जवाबदेही का अभाव। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि पंचायतों में आरटीआई होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सूचना पाने का अधिकार आपको ना हो। मेरे कहने का आशय ये है कि पंचायतें ऐसी कोई खुफिया काम तो कर नहीं रही हैं जो देश की सुरक्षा से, संप्रभुता से और इन सारी चीजों से जुड़ा हो। तो पंचायतों की कार्यप्रणालियों में गोपनीयता का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए, कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ पंचायत शुड बी ट्रांसपेरेंट। एक छोटी सी छोटी गतिविधि जो पंचायत की हो, वह भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो भी खुली होनी चाहिए। अगर ई पंचायत है, बहुत सारी पंचायतें ई पंचायत हो गई हैं, बहुत सारी बन रही हैं धीरे धीरे, तो सारी की सारी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए। एक एक रुपए की जानकारी, सिंगल रुपए, एक एक रुपए की जानकारी पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए। नहीं है ई पंचायत, नहीं है ई पंचायत, तो मोटी मोटी सारी जानकारियां शाम पर चिपकाइए, ब्लैक बोर्ड चिपकाइए, वहां लगाइए। नहीं तो प्रिंट निकालिए और प्रिंट निकाल करके बोर्ड पर चिपकाइए। सारी एक्टिविटीज, सारा खर्चा, सारा पैसा, सारा बजट, सारी गतिविधि, सारी कार्यप्रणाली, सारे अधिकार, सारे दायित्व, सब सबको पता होना चाहिए। सब सबको पता होना चाहिए, पूरे गांव के लोगों को पता होना चाहिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकहित के लिए काम करती है। कोई सुरक्षा और खुफिया जैसी काम तो उनको करना नहीं है, और ना कभी भविष्य में करना पड़ेगा। तो ऐसे दशा में गोपनीयता का स्थान ही नहीं होना चाहिए। कानून बनना चाहिए और यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अगर पंचायतें किसी भी कार्य को गोपनीय रखेंगी, अगर पंचायतें किसी भी कार्य प्रणाली को गोपनीय रखेंगी तो दंडित की जाएंगी। ग्राम प्रधान रखेगा तो जेल भेजा जाएगा, पंचायत सदस्य रखेगा तो जेल भेजा जाएगा। अगर पंचायत के अधिकारी करेंगे, जो लेखपाल आदि तमाम काम करते हैं, वो करेंगे तो वो जेल जाएंगे।
जेल जाने की व्यवस्था कर दी जाए अगर वे गोपनीयता के आधार पर काम करेंगे तो अगर कार्यवाहियों में गोपनीयता अपनाई जाएगी तो जेल जाना होगा, जेल की व्यवस्था कर देनी चाहिए। सीधी सीधी बात है, पारदर्शिता लाई जानी चाहिए, लेकिन नहीं है। जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपके इलाके में सड़क बन रही है, खड़ंजा बिछ रहा है, नाली बन रही है, सफाई हो रही है इत्यादि, किसको ठेका दिया गया है, कितने का ठेका दिया गया है, कितने समय में वो काम करेगा, क्या गुणवत्ता का मानक तय किया गया है, सब कुछ जानना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए। और उस मानक के अनुसार निश्चित समय सीमा में काम हुआ है या नहीं हुआ है, गुणवत्ता पूर्वक काम हुआ है या नहीं हुआ है, मानक के अनुसार काम हुआ है या नहीं हुआ है, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। और इस प्रकार पारदर्शिता और जवाबदेही का विकास होना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहा है। पारदर्शिता और जवाबदेही का पूरी तरीके से अभाव है, पूरी तरीके से अभाव है। कानून बनाकर किया जा सकता है। दोषपूर्ण ऑडिट, अब आप कहेंगे जनाब ऑडिट होता है, पंचायतों का ऑडिट होता है, हर पंचायत का ऑडिट होता है। और अगर अगर आप पंचायतों का ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो आपको लगेगा देश में राम राज्य आ गया है, कितनी अच्छी पंचायतें हैं हमारे देश की, कितना अच्छा काम कर रही हैं हमारे देश की पंचायतें। अगर आपने पंचायतों का ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लिया तो आपको लगेगा राम राज्य आ जाएगा। बहुत अच्छा अच्छा लिखा है पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट में। क्यों? क्योंकि ऑडिटर भी भ्रष्ट हैं जो पंचायतों का ऑडिट कर रहे हैं। और अगर गलती से कोई ईमानदार ऑडिटर असाइन हो गया किसी पंचायत का ऑडिट करने के लिए, कोई ईमानदार अधिक ऑडिटर भेज दिया गया, तो पंचायतें उसे दस्तावेज ही नहीं देती हैं। कभी बहाना बनाती हैं कि लॉकर की वो ऑफिस की चाबी नहीं मिल रही है, कभी कहती हैं अधिकारी गायब है, कभी कहते हैं सरपंच गायब है, कभी कोई ना कोई गायब रहेगा, कुछ न कुछ लापरवाही करेंगे, कुछ न कुछ बहाने बनाएंगे, उसे दस्तावेज नहीं देंगे। वो बेचारा थक हार करके 6 महीने साल भर में कहीं ना कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। और जब वो दूसरी चला जाएगा तो भ्रष्ट ऑडिटर आएगा, उसको दस्तावेज के साथ एक लिफाफा सफेद रंग का पकड़ाया जाएगा, उस लिफाफे में गांधी जी बंद होंगे और गांधी जी उसका मार्गदर्शन करेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखना है। और गांधी जी के मार्गदर्शन के आधार पर ऑडिट रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा जाता है। और आप ग्राम पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट पढ़िए, मैंने देखी है तो मुझे लगा कि ओह कितनी अच्छी ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत जानिए तो लगता है कितनी गंदगी है, कितनी बुराई है, कितना सड़ांध है इस सिस्टम में, कितनी कमजोरी है इस सिस्टम में, जमीन आसमान का अंतर है। तो दोषपूर्ण ऑडिट सिस्टम है, इस पूरे ऑडिट सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है, नए सिरे से ऑडिट सिस्टम को जनरेट करने की आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ऑडिट सिस्टम और बेस्ड होना चाहिए लोगों की भागीदारी पर। तो ये कमियां हैं, ये कमियां हैं जो जिन्होंने मिल करके विकेंद्रित शासन को, विकेंद्रित शासन की गुणवत्ता को कमजोर किया है, विकेंद्रित शासन की गुणवत्ता को कम किया है। कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है इन सबको? पहली बात, जो भ्रष्टाचार है, अपराधीकरण है, इन सब के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। कुछ भी नहीं सहेंगे, कठोर कानून बनना चाहिए, कठोर प्रक्रिया अपनानी चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए। जो करप्शन करेगा उसे कठोर से कठोरतम दंड दिया जाएगा, एग्जाम्पल पनिशमेंट होगा, उदाहरणात्मक दंड होगा, उदाहरण के फलस्वरूप दंड दिया जाएगा कि इतना कठोर दंड दे दिया जाए कि अगला आदमी भ्रष्टाचार करने से डरे, इतना कठोर दंड दिया जाए कि अगला आदमी भ्रष्टाचार करने से डरे, इतना कठोर दंड दे दिया जाए कि अगला आदमी अपराधियों का साथ देने से बचे। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर नियंत्रण करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस दिशा में काम करना पड़ेगा। तीसरी बात, लोकेंद्र कहते हैं मेरे गांव में सड़क का उद्घाटन करके चले गए, अभी तक नहीं बनी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी कमियां हैं। अब आरटीआई के तहत सूचना मांगेंगे तो कुछ काम होगा, लेकिन अगर आप आरटीआई के तहत सूचना मांगेंगे तो प्रधान के गुंडे आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो जाने दीजिए, मत मांगिए, तैयारी कीजिए सिविल सर्विसेज की, उनके चक्कर में ना पड़िए। तो वैसे तो गलत है,
मेरा ये कहना कि आप उनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि गांव आपका है, विकास गांव का हो, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी दायित्व है। लेकिन ज़मीनी हकीकत इस संकल्पना से अलग है। ज़मीनी हकीकत ये है कि अगर आप इस बात के लिए संघर्ष करना चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि सड़क बने और अगर आप लिखा पढ़ी करेंगे, तो गांव के लोग ही आपके दुश्मन हो जाएंगे। ग्राम प्रधान जो डकैत है, जो डाकू की तरीके से काम कर रहा है, जो अपराधी है या अपराधियों का संरक्षक है या अपराधियों के संरक्षण में बना है, वही आपका दुश्मन हो जाएगा और आपकी जान के लाले पड़ जाएंगे। तो मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक दो बच्चों ने इस तरीके से एग्रेसिव रोल प्ले किया और नतीजा ये हुआ, उन्हीं के ऊपर ग्राम प्रधान ने फर्जी एफआईआर करा दी। अब बेचारे दौड़े दौड़े परेशान हो गए। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई अभी आपका उद्देश्य तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, ये सब काम मत कीजिए, क्योंकि किताबों में लिखना और पढ़ना बहुत अच्छी बात है इन सारी बातों को, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। और अगर आप इन बातों में उलझ जाएंगे और एक भी फर्जी एफआईआर उन्होंने कर दी, तो अब सरकारी नौकरी तो मिलने से रही है आपको, नौकरी मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसी दशा में ये बहुत सारी कमियां हैं और उनके लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि उनका अपराधियों से रोज का उठना बैठना है। पारदर्शिता व जवाबदेही में वृद्धि हो। हमने पहले ही बताया कि कानून बना पारदर्शिता कानून बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी लॉ बनाया जाए और यह घोषणा कर दी जाए कि अगर कोई भी कार्यवाही गोपनीय रखी जाएगी तो दंड मिलेगा, कोई भी कार्यवाही गोपनीय रखी जाएगी तो दंड मिलेगा। एक नए तरीके का कानून होगा, एक नए तरीके की सोच होगी, एक नए तरीके की अलख होगी, एक नए तरीके की ज्योति होगी। लेकिन करेगा कौन? विधानमंडल कानून बनाएगा। विधानमंडल में बैठा कौन होता है? राजनेता। कैसे करेगा वो? बहुत मुश्किल है। तो कठोर या दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, कठोर इच्छा शक्ति चाहिए सुधारों के लिए। सुधारों के लिए कठोर इच्छा शक्ति चाहिए। एस नंद कहते हैं इन सारे निगेटिव पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। कमियां तो लिखनी ही पड़ेंगी बच्चे, अगर कमियां पूछी जाती हैं तो ये सारी कमियां तो हैं ही पंचायतों में। हाँ, उतनी कठोरता के साथ न लिखें, लेकिन इन कमियों को लिखना तो पड़ेगा ही। कौन भ्रष्टाचार है कोई नकार नहीं सकता, अपराधीकरण है कोई नकार नहीं सकता, तो सब कुछ है। कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया, एनजीओ की रिपोर्ट्स के आधार पर ब्लैक लिस्टेड को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, ये कोई नकार नहीं सकता। तो ये सारे फैक्ट हैं, ये फैक्ट हैं जो हमने लिखे हैं, तो अवश्य लिखे जा सकते हैं और लिखना चाहिए, वरना कमियां में लिखेंगे क्या आप? जन जागरूकता और जन भागीदारी का विकास किया जाना चाहिए। द्वितीय पीढ़ी के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सुधार लागू करने चाहिए, को लागू किए जाएं। क्या है द्वितीय पीढ़ी के पंचायती राज रिफॉर्म? शत्रुघ्न का कहना है मेरे गांव में अंबेडकर योजना के तहत आधे गांव की सड़क बनी है, बाकी 5 साल हो गए अभी तक। हम्म, बिल्कुल सही बात है। स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायतों को बहुत कम अधिकार दे रखा है, प्रमोद कहते हैं। हाँ ठीक है, मानते हैं, लेकिन जितना दे रखा है उतना तो काम कीजिए। भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ी कह रखा है कि आप भ्रष्टाचार कीजिए। तो ये केवल बहानेबाजी है कि पंचायतों को कम अधिकार दे रखा है। जितना दिया है उतना तो अच्छा करके दिखा दीजिए, उतना अच्छा करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी के सेकंड जनरेशन पंचायती राज सुधार लागू किए जाने चाहिए। क्या है सेकंड जनरेशन पंचायती राज रिफॉर्म, क्या होते हैं? एक्चुअली जो 73rd
रिपोर्ट है, उस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट जनरेशन पंचायती राज रिफॉर्म के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फर्स्ट जनरेशन पंचायती राज रिफॉर्म कहते हैं। और जो सेकेंड जनरेशन पंचायती राज रिफॉर्म है वो उसके 10 साल बाद किया गया। जब फर्स्ट जनरेशन पंचायती राज रिफॉर्म यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू किया गया तो उसके 10 साल बाद ये जानने की कोशिश की गई कि पंचायतों में क्या परिवर्तन आया और भविष्य में और किन सुधारों की अपेक्षा है। उन सुधारों की रूपरेखा तैयार की गई और उन सुधारों को द्वितीय पीढ़ी के पंचायती राज सुधार की संज्ञा दी गई। तो 2002 की बात है और द्वितीय पीढ़ी के पंचायती राज सुधारों को लागू करने पर बल दिया जा रहा है। क्या है, हम लोग उन बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। ग्राम सभा का सशक्तिकरण जो मुख्य बिंदु है कि ग्राम सभा को मजबूत बनाया जाए, ग्राम सभा को ऐसी ही संस्था के रूप में निर्मित किया जाए जो पंचायतों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो, जो पंचायतों की गतिविधियों में प्रभावी नियंत्रण रख पाने में समर्थ हो, ऐसा सशक्तिकरण ग्राम सभा का किया जाना चाहिए। तो ग्राम सभा के सशक्तिकरण पर बल दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, ई पंचायत की स्थापना की जाए। ई पंचायत का अर्थ हुआ कि पंचायतों में इलेक्ट्रॉनिफिकेशन अर्थात पंचायतों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधनों का प्रयोग बढ़ावा दिया जाए। बढ़ रहा है, केंद्र सरकार ने ई पंचायत के लिए योजना चला रखी है, धन दे रखा है और तेजी से पंचायतों का इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हो रहा है। पंचायतें तेजी से इलेक्ट्रॉनिक बनाई जा रही हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, देश बड़ा है, समय लगेगा, लेकिन कार्य हो रहा है कि पंचायत की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही की भी बात की गई है। द्वितीय पीढ़ी के पंचायती राज रिफॉर्म में फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। तीसरी बात, ऑडिट सिस्टम को सुधारने की बात कही गई है और सोशल ऑडिट की बात की गई है। आगे पढ़ेंगे हम लोग सोशल ऑडिट को, लेकिन अभी सोशल ऑडिट के विषय में इतना समझें कि जब भी ऑडिटर अब ऑडिट करेगा तो ऑडिट करने में जो लाभार्थी दिखाए गए हैं, जिनको बताया गया है, जिनको लाभ पहुंचा है, योजना का लाभ पहुंचा है, उन लाभार्थियों को ऑडिट की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और लाभार्थियों की राय ऑडिट में शामिल की जाएगी, तो वो सोशल ऑडिट होगा। तो लोगों को शामिल किया जाएगा ऑडिट प्रोसीजर में, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग पोल खोल देंगे। तो ऐसी दशा में ये एक बेहतर सिस्टम होगा अगर सोशल ऑडिट अपनाया जाता है। जन शिकायत निवारण तंत्र, जो अगर पंचायत के खिलाफ शिकायत है, आपको ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत है, कहाँ जाएंगे? आपको किसी पंचायत सदस्य से शिकायत है, कहाँ जाएंगे? आपको लेखपाल से शिकायत है, कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते, घर में चुप मार के बैठिए, क्योंकि कहीं आप ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जाएंगे, जो जिला पंचायत राज अधिकारी है उसके पास शिकायत करने जाएंगे, या जिलाधिकारी के पास शिकायत करने जाएंगे, तो ग्राम प्रधान सबको कमीशन पहुंचा रहा है। इसलिए आश्वासन आपको मिलता रहेगा, आपकी शिकायत का समाधान नहीं होगा। इसलिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जन शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत के विरुद्ध, किसी भी ग्राम प्रधान के विरुद्ध या सरपंच के विरुद्ध, किसी भी पंचायत सदस्य के विरुद्ध या पंचायत के किसी अधिकारी के विरुद्ध अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई शिकायत है तो उस शिकायत का स्वतंत्र समाधान किया जा सके। तो इत्यादि इस तरीके के छोटे छोटे सुधार सेकंड जनरेशन पंचायती राज रिफॉर्म के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम सेकंड जनरेशन पंचायती राज रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पंचायतों में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएंगे, महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाएंगे। और जैसे जैसे ये विकेंद्रित शासन की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे अच्छे शासन की गुणवत्ता बढ़ेगी। यह भी कहा जाता है कि लोगों की भागीदारी भी बढ़ाई जाए, जैसे कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे कि सरकारी अधिकारी उन्हें गलत तरीके से
गुमराह न कर सकें, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाए। महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि महिलाएं प्रभावी तरीके से अपना योगदान दे सकें। महिलाओं की आरक्षण की मात्रा बढ़ाई जाए, यह भी मांग की जा रही है कि अभी तक 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन की यह सीमा बढ़ा करके 50% कर दी जाए, क्योंकि महिलाओं की आबादी आधी आधी आबादी है, महिलाओं और पुरुष की। तो जब आबादी आधी है तो प्रतिनिधित्व भी आधा होना चाहिए, तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया जाना चाहिए। और जो पुरुष जो पुरुष प्रधान की संकल्पना है, जो पति प्रधान की संकल्पना है, इस पति प्रधान की संकल्पना के विरुद्ध महिलाओं को ही उत्तरदायित्व निभाने पर बल दिया जाए। तो ये सारे परिवर्तन किए जाने चाहिए। इन सारे परिवर्तनों के माध्यम से विकेंद्रित शासन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है, और विकेंद्रित शासन की गुणवत्ता में सुधार आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, अच्छे शासन की गुणवत्ता अपने आप बढ़ेगी। सीमा कहती है बिहार में 50% है, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। अन्य राज्यों में भी ऐसा होना चाहिए, 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। जहां नेतृत्व महिलाओं के हाथों में, उन्होंने ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाया है, वहां करप्शन कम है, उन्होंने बेहतर काम किया है। हालांकि जहां महिलाएं प्रधान हैं और पुरुष सदस्य भूमिका निभा रहे हैं, वहां करप्शन है। तो अगर तुलना करें हम महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतें और पुरुष के नेतृत्व वाली पंचायतें, अगर इस प्रकार का कंपैरिजन करें, तो इस प्रकार के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतें ज़्यादा सफल हैं, महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतें ज़्यादा बेहतर हैं पुरुष के नेतृत्व वाली पंचायतों की तुलना में। तो इस प्रकार का परिवर्तन लाया जाना चाहिए, इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए। ये विकेंद्रित शासन के विषय में चर्चा है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के विषय में चर्चा है। तो क्वेश्चन बनते हैं डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस पर, सीधे बनते हैं और पूछे गए हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और यह भी क्वेश्चन बनता है कि विकेंद्रित शासन अच्छे शासन की स्थापना में सहायक है, समझाइए। तो कैसे सहायक है, हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के, अन्यथा हम लोग फिर आगे की चर्चा करते हैं। सीमा कहती हैं पंचायत में कानून को सुधारने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है, क्योंकि स्थानीय सरकारें राज्य सूची का विषय है, लोकल गवर्नमेंट राज्य सूची का विषय है, इसलिए जो सुधार का अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास है। यदि भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का अधिकार भी राज्य सरकारों के पास है, क्योंकि पंचायतें राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमेशा राज्य सरकारों को होता है। तो ये सारा का सारा काम राज्य सरकारों का है। गौरव कहते हैं सेकंड जनरेशन की पीडीएफ कैसे मिलेगी? कैसे बताऊं आपको? मैंने तो पॉइंट लिखा दिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिखा दिए। लेकिन अगर आप सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के विषय में जानना चाहते हैं तो आप नेट सर्च कीजिए, और आपको मंत्रालय की वेबसाइट पर, जो पंचायती राज मंत्रालय है, उस पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। विकास का कहना है इन सब का एक्सप्लेनेशन नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। मैं आज बात कर लूंगा इसके संबंध में। ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करके हटाया जा सकता है, चंदन कहते हैं बिल्कुल हटाया जा सकता है। कुछ राज्यों में रिकॉल की व्यवस्था इंट्रोड्यूस की गई है, पुनर्वापसी की व्यवस्था इंट्रोड्यूस की गई है। तो जिन राज्यों में पुनर्वापसी यानी रिकॉल की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया है, लागू किया गया है, उन राज्यों में हटाया जा सकता है, अन्य राज्यों में नहीं। एक सीमा कहती हैं एक आम इंसान अपने सरपंच के खिलाफ डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप जिलाधिकारी को लिख सकते हैं, आप जिला पंचायत राज अधिकारी को लिख सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट को लिख सकते हैं, आप गवर्नर को लिख सकते हैं, इतने लोगों को लिख सकते हैं अपनी पंचायत के खिलाफ। या पंचायत राज का डायरेक्टरेट होता है राज्यों में, पंचायती राज का निदेशालय होता है, तो आप पंचायती राज निदेशालय को भी लिख सकते हैं।
तो इतने सब लोगों को आप लिख सकते हैं अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो। बहुत सारे कमियां होती हैं। मुझे याद है, मैं एक घटना बता रहा हूँ एक पंचायत की। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उनका बताना भी जरूरी है। आप नाम से भली भांति परिचित हैं, बड़बोले नेता हैं, उठ पटांग बोलने में माहिर हैं, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का भरपूर दुरुपयोग करते हैं। तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति की एक महिला ग्राम प्रधान थी, सरपंच कहते हैं शायद, वहां पे सरपंच थी। और जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आता था, 2 अक्टूबर आता था, तो जब झंडे फहराने की बात आती थी तो उस महिला को सब हटा देते, चलो बैठो, दूर बैठो, क्योंकि अनुसूचित जनजाति की महिला थी, ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है। तो उसे सब दूर बैठा देते, चलो दूर बैठो। और गांव के जो दबंग लोग थे, उन दबंग लोगों को बुला करके झंडा फहरा दिया जाता था। वो बेचारी महिला मन महसूस के रह जाती थी कि अधिकार तो हमें, सरपंच तो हम हैं, झंडा फहराने का अधिकार हमारा होना चाहिए, लेकिन हमें डांट के बैठा दिया जाता है। तो उसने जिलाधिकारी से शिकायत की, नहीं सुनी गई। उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की कि जनाब देखो, ये जबरदस्ती झंडा फहराते हैं, मुझे नहीं फहराने दे रहे, जबकि हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हमको फहराना चाहिए। नहीं, पुलिस अधीक्षक ने नहीं सुनी। उसने मुख्यमंत्री को लिखा, दिग्विजय सिंह को लिखा। अब वो ठहरे दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार जो हर समय झंडा फहराते थे, तो अब दिग्विजय सिंह उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे करेंगे, और इसीलिए पुलिस अधीक्षक और कोई सुन भी नहीं रहा था। तो मुख्यमंत्री ने भी कार्यवाही नहीं की, लेकिन उस महिला ने भी पीछा नहीं छोड़ा, उसने सबको लिखा, राज्यपाल को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, और उसने लिखा कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं यूएन तक मुद्दा लेकर के जाऊंगी। तो जागरूक महिला थी, उसको लोगों ने बताया, लोगों ने समझाया कि क्या क्या तुम्हारे अधिकार हो सकते हैं। तो जब मामला मीडिया में उछलने लगा, क्योंकि जब इतनी लिखा पढ़ी होने लगी, तो मामला मीडिया में आने लगा। और जब मामला मीडिया में आने लगा, तब फिर मजबूरन दिग्विजय सिंह को आदेश देना पड़ा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को झुकना पड़ा, और बाकायदा अगली बार उसे पुलिस प्रोटेक्शन अवेलेबल कराया गया, और उस पुलिस प्रोटेक्शन के अंतर्गत फिर जाकर के उसे झंडा फहराने का अधिकार मिला। तो जो व्यक्ति निर्वाचित है, जो व्यक्ति संवैधानिक रूप से पद धारण कर रहा है, जो व्यक्ति संवैधानिक अधिकार रखता है, उसे भी अपने अधिकारों के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है पंचायतों में, नगर पालिकाओं में। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थितियां बड़ी दयनीय हैं इस मामले में। तो स्वाभाविक सी बात है कि चेंजेस बहुत सारे नज़रिए से लाने की आवश्यकता है, बहुत सारे तरीके से लाने की आवश्यकता है। दीप कहते हैं, मुझे लगता है पंचायत के प्रधान की सैलरी बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो रिश्वत, कितनी भी सैलरी बढ़ा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेने वाले भी, रिश्वत एक नेचर है, एक प्रवृत्ति है, उसका सैलरी से कोई लेना देना नहीं। गरीब से गरीब आदमी को रिश्वत दीजिए, नहीं लेगा वो पैसा, कहेगा मैं भूखा रह लूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा मैं। वो एक नेचर है, वो एक पर्सनालिटी का ट्रेट है, वो एट्रीब्यूट है वो पर्सनालिटी का, उससे सैलरी से कोई लेना देना नहीं। जो लोग कहते हैं सैलरी बढ़ा करके करप्शन रोकेंगे, मुझे उन पर हंसी आती है कि वो करप्शन के नेचर को ही नहीं समझते। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए, हाँ बात तो सच है आपकी, लेकिन कैसे जनता का सपोर्ट मिलेगा रोकने के लिए, ये भी प्रश्न है। गौरव कहते हैं, पंचायत वेब सीरीज में भी अधिकार को दिखाया गया है। अच्छा, मुझे पता नहीं वेब सीरीज के बारे में। सानू कहते हैं, पंचायतों से संबंधित आरटीआई कहाँ दायर की जाती है? पंचायत में दायर की जाएगी। हर पंचायत में एक जन सूचना अधिकारी होगा, या यूं कहें कि पंचायत में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उन्हीं में से किसी एक को जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित कर दिया जाता है। तो आप जन सूचना अधिकारी के नाम से आप आवेदन भेजें, आप जन सूचना अधिकारी के नाम से आप आवेदन भेज दें, रजिस्ट्री कर दें, या फिर आप जाकर के उसे वहाँ रिसीव करा आएँ और उसकी एक कॉपी आप रख लीजिए, आपके पास 30 दिन के भीतर सूचना आएगी।
नहीं आती है तो फिर आगे की कार्यवाही है। तो जन सूचना अधिकारी के नाम आरटीआई की कंप्लेन भेजी जाएगी। तो हम अपने देश के संसद को लेटर लिख सकते हैं, अपने देश में क्यों नहीं। हाँ, अब लेटर लिखेंगे तो संसद करेगी क्या, ये भी तो प्रश्न है। एग्जाम में किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। हाँ लिखाएंगे, पहले पूरी यूनिट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, फिर लिखाएंगे। तो पहले पूरी यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तब लिखाएंगे इस पर, ठीक है। और कंप्लीट होने जा रही है। विकेंद्रित शासन हो गया, बस दो टॉपिक बचे हैं, कारपोरेट गवर्नेंस बचा है और ई गवर्नेंस बचा है। तो इस दोनों को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मैंने आप सबके क्वेश्चंस भी ले लिए हैं सारे, ठीक है। तो फिर हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, कारपोरेट गवर्नेंस की चर्चा करते हैं। कारपोरेट गवर्नेंस की चर्चा करते हैं, कारपोरेट शासन। अब इसको हिंदी में निगमित शासन भी कहते हैं। मैं नहीं कहूँगा, अनावश्यक हिंदी करने से मैं बचता हूँ। ये मूर्खतापूर्ण कदम है, मूर्खतापूर्ण कदम है। इंग्लिश अब इंटरनेट की हिंदी कर दीजिए, वेब की हिंदी कर दीजिए, क्या मतलब है। तो बेहतर है कि जो शब्द इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग उसी रूप में कर लिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो इसलिए निगमित शासन मैं नहीं लिखूंगा, मैं कारपोरेट शासन ही लिखूंगा। तो कारपोरेट शासन, कारपोरेट गवर्नेंस क्या है। कारपोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली, जैसे जैसे कम सरकार और अधिक शासन की अवधारणा ने जन्म लिया और निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ी, थर्ड सेक्टर का रोल बढ़ा, वैसे वैसे कारपोरेट सेक्टर, कारपोरेट शासन, अ, उत्तर विकास जैसी अवधारणाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। तो समझाने की कोशिश करते हैं आपको इसको एक फ्रेम बना करके। 1990 के पहले, 1990 से पहले, जब उदारीकरण का युग नहीं था, यानी कम सरकार और अधिक शासन पर बल नहीं दिया जाता था, तो सरकारी कामकाज करने वाली ये तीन संस्थाएं थी। सरकार के द्वारा जो कामकाज किए जाते हैं, दायित्व निभाए जाते हैं, उन सारे दायित्व को निभाने के लिए ये तीन संस्थाएं होती थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन ये जो सरकार का स्वरूप था 1990 के बाद बदला है, 1990 के बाद परिवर्तित हुआ है, क्योंकि 1990 के बाद कम सरकार की बात कही जा रही है। इसका मतलब है सरकार का स्वरूप सिमट रहा है और अधिक शासन की बात कही जा रही है। तो कम सरकार और अधिक शासन का युग है। इस कम सरकार और अधिक शासन के युग में अब चीजें बदली हैं। कैसे बदली हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। कृष्णा पूछते हैं गवर्नेंस के लिए कोई बेस्ट बुक क्या रहेगी। कोई बेस्ट बुक नहीं है। आप मेरा पहला लेक्चर देखिए और इसके बाद इस विषय पर मुझसे प्रश्न पूछिएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कृष्णा कि कहाँ से पढ़ना है गवर्नेंस को। तो कम सरकार अधिक शासन के अंतर्गत जो दायित्व सरकार के द्वारा निभाए जाते थे, सरकार के द्वारा निभाए जाने वाले दायित्वों को अब अन्य संस्थाओं के द्वारा निभाया जाने लगा है। कैसे निभाया जा रहा है, इस बात को आप समझें। स्थानीय इकाइयों की भूमिका बढ़ी है, स्थानीय इकाइयों को मजबूत बनाया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। तो स्थानीय इकाइयों को रोल दिया जा रहा है, भूमिका दी जा रही है। दूसरी बात, जो स्वैच्छिक संगठन है, एनजीओ, एसएचजी,
जो स्वैच्छिक संगठन है उन स्वैच्छिक संगठन के समूहों को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उन्हें भागीदार बनाया जा रहा है, हिस्सेदार बनाया जा रहा है। और तीसरी बात, जो कारपोरेट क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र हैं, उन कारपोरेट क्षेत्र को और निजी क्षेत्र को भागीदारी दी जा रही है। कारपोरेट क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को भागीदारी दी जा रही है। और इस प्रकार कम सरकार अधिक शासन की अवधारणा ने शासन की गतिविधियों में, सरकार के क्षेत्रों में इन सभी संस्थाओं को भागीदार बनने का अवसर दिया है। इन सभी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाई है और इस बढ़ती हुई भागीदारी ने अलग अलग शासन का रूप लिया है। स्थानीय इकाइयों की भागीदारी बढ़ी है, विकेंद्रित शासन की संकल्पना ने जन्म लिया है, एनजीओ एसएचजी की भागीदारी बढ़ी है, विकास उद्योग की संकल्पना ने जन्म लिया है, कारपोरेट और निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ी है, ट्रिपल पी के माध्यम से, लोक निजी भागीदारी के माध्यम से, सीएसआर के माध्यम से कारपोरेट और निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ी है। तो इसने कारपोरेट शासन की अवधारणा को जन्म दिया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर कारपोरेट शासन की अवधारणा को पढ़ने जा रहे हैं, कारपोरेट शासन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्या होता है कारपोरेट शासन, समझते हैं पहले इसे, कारपोरेट शासन को। जब कारपोरेट क्षेत्र की गतिविधियां, कारपोरेट क्षेत्र का मतलब हो गया निजी क्षेत्र की भी कंपनियां, सरकारी क्षेत्र की भी कंपनियां, सारी कंपनियां। तो जब कारपोरेट क्षेत्र की गतिविधियां कुछ निश्चित सिद्धांतों, मानकों, नियमों, नैतिकता के नियमों के आधार पर संचालित की जाती हैं तो हम उसे कारपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कारपोरेट क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार आता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कारपोरेट क्षेत्र बनाए जाते हैं, मोटे तौर पर जो निजी क्षेत्रों की इकाइयां स्थापित की जाती हैं, चूंकि निजी व्यक्ति के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा स्थापित की जाती हैं, इसलिए सामान्य तौर पर यह मान्यता प्रचलन में रहती है कि वे जैसा चाहें वैसा निर्णय लें, वे जैसा चाहें अपने के लिए डिसाइड कर लें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मनमानापन नहीं होना चाहिए, मनमानेपन की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि मनमानापन रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट होता है, विधि के शासन के विरुद्ध होता है। मनमानापन विधि के शासन के विरुद्ध होता है। मनमानापन का शत्रु है विधि का शासन और विधि का शासन का शत्रु है मनमानापन। तो हमारे देश में विधि का शासन है, संविधान का आधारभूत ढांचा है विधि का शासन, इसलिए मनमानेपन को कहीं भी अस्तित्व में नहीं रखा जा सकता, मनमानेपन को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो अगर निजी क्षेत्रों के द्वारा भी उत्पादन किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों के द्वारा भी भूमिका निभाई जा रही है, तो वह निश्चित नियमों के अधीन होनी चाहिए, निश्चित सिद्धांतों के अधीन होनी चाहिए, निश्चित मानकों के अधीन होनी चाहिए, नैतिकता के नियमों पर आधारित होनी चाहिए, जिससे उन क्षेत्रों की गतिविधियां भी गुणवत्ता प्रधान तरीके से सुनिश्चित की जा सकें, उनकी भूमिका में भी गुणवत्ता लाई जा सके। और जब इस प्रकार की भूमिका में परिवर्तन आएगा तो हम उसे कारपोरेट गवर्नेंस कहेंगे। यानी अगर कारपोरेट गवर्नेंस को हम परिभाषित करें तो कारपोरेट गवर्नेंस की परिभाषा के तत्व क्या होंगे? कारपोरेट गवर्नेंस के तत्व होंगे, एलिमेंट्स होंगे कारपोरेट गवर्नेंस के। पहली बात कि कारपोरेट क्षेत्र के लिए नियमों, सिद्धांतों, मानकों का विकास एवं उनका पालन। तो न केवल विकास हो बल्कि उनका कठोरता से पालन हो, उसी आधार पर वे अपनी भूमिका का निर्वाह करें, ये पहली आवश्यकता है। दूसरी बात, प्रत्येक कारपोरेट क्षेत्र की गतिविधियां कौन चलाता है? एक निदेशक मंडल बनाया जाता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गतिविधियों का संपादन करता है, गतिविधियों का संचालन करता है।
तो निजी क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धा में काम करना पड़ता है, इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, निदेशक मंडल होता है, उसकी भूमिका को गोपनीय रखा जाता है, लेकिन केवल उसी सीमा तक गोपनीय रखा जाना चाहिए, अन्यथा निदेशक मंडल को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, तो वह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर सके। तीसरी बात, कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उन शेयर होल्डर्स के साथ समता के आधार पर व्यवहार हो, इक्वालिटी का व्यवहार होना चाहिए। शेयर होल्डर्स के साथ समता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, शेयर होल्डर्स के साथ समता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए, बराबरी का, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो बड़े शेयर धारक हैं कंपनियां उनके हितों को ध्यान में रखती हैं, उनको ज़्यादा महत्व देती हैं, जो छोटे शेयर धारक हैं वो इग्नोर्ड कर दिए जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। तो ये तरीका ठीक नहीं है, सारे शेयर धारकों के साथ इक्वालिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स के प्रति उत्तरदायित्व निभाया जाना चाहिए। क्या होते हैं स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी में हित रखने वाले, किसी भी कंपनी में हित रखने वाले सारे लोग स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। जैसे हम कंपनी से सामान खरीदते हैं तो हम कंपनी के स्टेक होल्डर हैं। कोई रिटेलर जो कंपनी का सामान बेचता है वो कंपनी का स्टेक होल्डर है। डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी का सामान डिस्ट्रीब्यूट करता है बेचने के लिए रिटेलर्स को, वो स्टेक होल्डर है। कंपनी जहां स्थापित है वहां आसपास के लोग, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी इत्यादि, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। पणधारी कहते हैं हिंदी में, स्टेक होल्डर ही लिखें, अनावश्यक हिंदी करने की आवश्यकता नहीं। तो स्टेक होल्डर्स के प्रति कंपनी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना चाहिए, संवेदनशील तरीके से कार्य करना चाहिए, यह आवश्यक है। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में कार्य करते हैं। प्रतिस्पर्धा एक अनिवार्य गुण है, एक अनिवार्य तत्व है, लेकिन सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्णय लिया जाए, प्रतिस्पर्धा के आधार पर कार्य किया जाए, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जाए, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को नहीं। अर्थात प्रतिस्पर्धा में गलत प्रैक्टिसेस को, रॉन्ग प्रैक्टिसेस को प्रमोट ना किया जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जाए। कारपोरेट नैतिकता, कारपोरेट एथिक्स पर बल दिया जाए। कारपोरेट एथिक्स पर बल दिया जाए, कारपोरेट नैतिकता पर बल दिया जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि कारपोरेट क्षेत्र को अपने स्वयं नैतिकता के मानक विकसित करने चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र है, इसलिए वहां नैतिकता का मानक क्या होगा, नैतिकता का स्तर क्या होगा, इसके विषय में उन्हें स्वयं निर्णय लेना चाहिए। और जो नैतिकता के मानक, जो नैतिकता के स्तर इन्होंने निश्चित कर रखे हैं, नैतिकता के उन मानकों का, नैतिकता के उन प्रावधानों का उन्हें उचित पालन कराना चाहिए। तो कारपोरेट एथिक्स का पालन करना चाहिए, कारपोरेट नैतिकता का पालन करना चाहिए। तो अगर ये सारे गुण किसी कारपोरेट गवर्नेंस में, कारपोरेट घराने में पाए जाते हैं, कारपोरेट क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कारपोरेट गवर्नेंस है। ये सब मिल करके कारपोरेट गवर्नेंस की स्थापना करते हैं।
ये सब मिल करके कारपोरेट गवर्नेंस की स्थापना करते हैं, कारपोरेट शासन की स्थापना करते हैं। अब इस मापदंड के आधार पर भारत में कैसे कारपोरेट गवर्नेंस की स्थापना की गई है, क्या कदम उठाए गए हैं, हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। और कारपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता केवल भारत के लिए ही नहीं है, विश्व के सभी देशों के लिए है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सभी देशों ने कारपोरेट गवर्नेंस की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं। जैसे अमेरिका ने सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट बनाया है, ब्रिटेन ने कैडबरी रिपोर्ट पब्लिश की है, उसे लागू की है और उसके आधार पर कारपोरेट गवर्नेंस के लिए काम किया है। क्योंकि सभी देशों में निजी क्षेत्रों में घोटाले, निजी क्षेत्रों में गड़बड़ियां होती रही हैं, इसलिए सभी क्षेत्रों ने कारपोरेट गवर्नेंस के महत्व और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्रों में सुधार के लिए कठोर पहल की है। भारत में भी निजी क्षेत्रों में बड़े बड़े घोटाले उत्पन्न होते रहे। कभी हर्षद मेहता कांड था, कभी तेलगी कांड था, कभी सत्यम कंप्यूटर घोटाला हुआ। ये तो हम लोग के जमाने की बात थी। आपके जमाने की जो बात है, कभी विजय माल्या प्रकरण हुआ, कभी मेहुल चौकसी प्रकरण हुआ, कभी नीरव मोदी प्रकरण हुआ। तो कारपोरेट क्षेत्र में बड़े बड़े कारपोरेट फ्रॉड होते रहे हैं और उन कारपोरेट फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई अच्छा सिस्टम नहीं था। तो कारपोरेट एथिक्स को प्रमोट किया जाए, साउंड कंपटीशन को प्रमोट किया जाए, कारपोरेट फ्रॉड को कंट्रोल किया जाए, इन सारी बातों को सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट गवर्नेंस ही सबसे अच्छा साधन था। और चूंकि अब शासन के उद्देश्यों की पूर्ति में निजी क्षेत्रों को हिस्सेदार बनाया जा रहा है, निजी क्षेत्रों को भागीदार बनाया जा रहा है, निजी क्षेत्र शासन की गतिविधियों को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यही कारण है कि अब निजी क्षेत्रों की भूमिका में सुधार लाए बिना अच्छे शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कारपोरेट गवर्नेंस की अवधारणा महत्वपूर्ण बनी हुई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में, चूंकि भारत में भी बड़े बड़े कारपोरेट घोटाले समय पर उत्पन्न होते रहे, इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में कारपोरेट शासन की अवधारणा का विकास किया गया है। क्या कदम उठाए गए हैं भारत में कारपोरेट शासन की अवधारणा के लिए, हम लोग एक एक कदमों की चर्चा करेंगे। आज नहीं करेंगे क्योंकि समय पूरा होने जा रहा है और अब मेरी अगली क्लास भी होगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके ले लेता हूँ, बाकी चर्चा कल करेंगे हम लोग। आपने पूछा है, विनय कहते हैं कारपोरेट गवर्नेंस सिर्फ कारपोरेट सेक्टर के लिए लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल विनय, आपका कहना बिल्कुल सही है। रेलवे का निजीकरण भी कारपोरेट शासन का उदाहरण है क्या? नहीं, ये तो निजीकरण का उदाहरण है, ये निजीकरण का उदाहरण है। निजीकरण का उदाहरण है। लेकिन जब किसी निजी संस्था को दायित्व सौंप दिया जाएगा तो निजी संस्था की भूमिका कारपोरेट शासन का एग्जाम्पल बनेगी। निजी संस्था की भूमिका कारपोरेट शासन का एग्जाम्पल बनेगी। ठीक है, नंद का क्वेश्चन था। पवन कहते हैं हैंड रिटन नोट्स जल्दी अपलोड कराने की कोशिश करना। अच्छा, मैं कह देता हूँ, आपका मैसेज मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके अगर कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई और भी क्वेरी हो तो भेज सकते हैं, अन्यथा फिर आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। भारत में कारपोरेट गवर्नेंस के विषय में हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे और इसके बाद ई गवर्नेंस की भी चर्चा हम लोग शुरू कर लेंगे और ई गवर्नेंस के बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे इस यूनिट से रिलेटेड। जब तक ये गवर्नेंस कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। अभिषेक कहते हैं कारपोरेट को बैंक खोलने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, क्यों नहीं है। कारपोरेट शासन के एग्जाम्पल के साथ, हाँ बताएंगे बिल्कुल। अभी तो आगे पढ़ेंगे, CSR पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। आने दीजिए, अभी तो केवल कॉन्सेप्ट बताया हमने। संकल्पना बताई है भारत में कैसे कारपोरेट शासन लागू होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।